अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एरेज को इन डिटेल। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट और बहुत सारी चीज हम लोग फेज 2 में कवर कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट का। अब हम लोग एरे को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आज के इस डिटेल क्रैश कोर्स में। आइए समझते हैं ये एरे क्या चीज है। ऑर्डर्ड कलेक्शन इन जावास्क्रिप्ट। इसको शुरू करने से पहले मैंने ऑलरेडी एक बॉयलर प्लेट बनाया हुआ है आपके लिए, जिसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से छोटा कर दूंगा और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है अपने क्लास 12 से और ये ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, वर्किंग है। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको सेव करूंगा और आपको पता है कि हम लोग इस तरीके से काम करते हैं ताकि आपको इजीली सब चीज समझ में आने लगे। को पायलट को मैं यहाँ से बंद करूंगा, एज यू ऑलरेडी नो मैं हमेशा बंद कर देता हूँ। और अब हम लोग यहाँ स्लाइस का आएंगे तो हम लोग समझते हैं एरे क्या होता है। ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू स्टोर कीड कलेक्शन ऑफ द वैल्यू। दैट्स फाइन। आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या करता है, जितना भी की वैल्यू पेयर में कनेक्शन या कलेक्शंस को आप जमा करते हैं ऑब्जेक्ट में, दैट्स फाइन, उससे रिलेटेड आप ऑलरेडी मालूम है। बट क्वाइट ऑफ्टन वी फाइंड दैट वी नीड एन ऑर्डर्ड collection where we have a first and a second and a third element and so on. For example, we need to store a list of something जैसे कि users है, goods है, HTML एलिमेंट है। क्या मतलब, देखिए ऑब्जेक्ट में आप अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप के वैल्यूज को सेव कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की बात आती है, एक ऑब्जेक्ट में आप जितना मर्जी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं। जब बात आता है एक्सेस करने का, तो कैसे एक्सेस करेंगे, आप कहेंगे की के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कीड वैल्यू पेयर। यहाँ पर कोई ऑर्डर बेसिस नहीं है, यहाँ पर की है और उसके जरिए से आप वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ आपको कोई ऐसा कलेक्शन चाहिए कि जो ऑर्डर के बेस पे चले, जिसमें ऑर्डर होगा, फर्स्ट में ये होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ये होगा, इस तरीके से। तब हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में वो नहीं बन सकता। तब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अरेज को इस्तेमाल करेंगे। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज ऑब्जेक्ट हियर। अब ऐसे सिनेरियोज में जब आपको ऑर्डर चाहिए, उस वक्त ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस, उस वक्त आपको ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने इज नॉट आइडियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आप एक्सेस ही की वैल्यू पेयर से करते हैं। वहां पर अगर आपको की ऑलरेडी मालूम है तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने उसको किस ऑर्डर में रखा है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट आपको ऐसा कोई मेथड प्रोवाइड नहीं करता है जिसमें आप ऑर्डर के बेसिस पर एक्सेस करें, उसको आसान बनाए, बिकॉज इट प्रोवाइड नो मेथड टू मैनेज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट में आप मैनेज नहीं कर सकते ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट में, क्योंकि वहां पर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहां पर की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट है। वी कांट इंसर्ट अ न्यू प्रॉपर्टी बिटवीन द एग्जिस्टिंग वन। यानी मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्डर नंबर 1 है, एक ऑर्डर नंबर 3 है। अब हमें ऑर्डर नंबर 1 और 3 के दरमियान ऑर्डर नंबर 2 डालना है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट में हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट में की के साथ एक सेपरेट वैल्यू है, वहां पर कोई भी ऑर्डर से नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट नॉट मीन्ट फॉर सच यूज। तो ऑब्जेक्ट इस काम के लिए बने नहीं है जहां पर आपको ऑर्डर के बेसिस पे करना हो। 1 से लेके 5 तक है, आपको 4 में कुछ डालना है, ऑब्जेक्ट में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देयर एग्जिस्ट अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर नेम्ड एरे टू स्टोर ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो जब भी आपको ऐसा कलेक्शन चाहिए जहां पर ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर के साथ आपको काम करना होता है, उस वक्त आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, उस वक्त आप एरे का इस्तेमाल करते हैं, जो जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है, जो कि ऑर्डर्ड कलेक्शन है। जबकि ऑब्जेक्ट तब इस्तेमाल करेंगे जब भी आपको ऑर्डर से मतलब नहीं होगा। ऑर्डर आपके लिए जरूरी नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा तो रखेंगे, प्रिमिटिव डेटा कलेक्शन रखेंगे, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तब बेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। वो क्या रखता है, की कलेक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, ऑब्जेक्ट का यूज केस समझ चुके हैं, की कलेक्शन कैसे होता है। अब एरे हम लोग समझ रहे हैं, तो एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा सीधा और प्रैक्टिकल अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी आसान है एरे। एरे में ARR आप आमतौर पर देखेंगे शॉर्ट फॉर्म डिफाइंड करने के लिए एरे आता है, ठीक है। बाकी ये एक वेरिएबल है, तो आप जो मर्जी लिख ले, आर लिख ले, ए लिख ले, इट्स ऑल अप टू यू। एरे को क्रिएट करने का 2 तरीका है। एक तरीका एरे क्रिएट करने का क्या है, न्यू अरे, और ये एक फंक्शन है एंड दैट्स इट। एक तरीका तो एरे का ये है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। और एक तरीका ये है, AR नाम मैं ARR1 कर देता हूँ और इस तरीके से, दैट्स इट। ये 2 तरीका होता है एरे को क्रिएट करने का। अगर मैं कंसोल करवा के दोनों का टाइप चेक करूं, विच इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, तो ARR का टाइप क्या है और ARR1 का टाइप क्या है, तो आपको कंसोल में दोनों जगह ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब आप ये कहेंगे भाई ये तो एरे था, ये ऑब्जेक्ट कैसे करके हो गया। इस पर हम लोग आगे गुफ्तगू करेंगे कि एक्चुअली में हर चीज जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है। इस पे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था जब रैपर के बारे में पढ़ा था, बट एरे के बारे में क्यों ऑब्जेक्ट बता रहा है, इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन अभी आप मुझ पे बिलीव करते हुए चल रहे हैं कि मैं आपको गलत नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो एरे एक तो इस तरीके से क्रिएट करेंगे एरे मेथड से, और दूसरा एरे एम्प्टी ब्रैकेट से। इससे आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की बात हो तो कर्ली ब्रैकेट्स, एरे की बात हो तो स्क्वायर ब्रैकेट, एज सिंपल एज दैट। तो क्रिएशन तो आप समझ गए, 2 मेजर तरीका होता है एरे को क्रिएट करने का। नाउ एक एरे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, एक फ्रूट्स नाम से हमने एक एरे बना दिया। अब एरे ये तो हमने बना दिया, लेकिन एरे में हम लोग वैल्यू डालेंगे कैसे। ऑब्जेक्ट में तो की वैल्यू पेयर होता है, लेकिन एरे में तो की वैल्यू है नहीं,
तो यहाँ पर आप कैसे डालेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे एरे अगर फ्रूट्स का बनाना है तो फ्रूट्स कैरेक्टर में लिखते हैं या नंबर में लिखते हैं? ऑफ कोर्स फ्रूट में तो एप्पल, मैंगो इस किस्म का होगा ना, इसका मतलब स्ट्रिंग इस्तेमाल होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखेंगे एप्पल। अब हमें एक से ज्यादा फ्रूट डालना है तो हम लोग क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे और दूसरा स्ट्रिंग लिखेंगे ऑरेंज। इसी तरीके से हमें अगर एक और फ्रूट ऐड करना है तो हम लोग एक और फ्रूट लिख देंगे एंड दैट्स इट। यही है एरे। अब आप इसमें जितना मर्जी फ्रूट बाय द वे लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन यही है एरे। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कंसोल करता हूँ फ्रूट्स को, तो मुझे क्या मिला? अब आप देखिए मुझे इस तरीके से मिला। ये 3 का मतलब ये है कि इस एरे में कितना एलिमेंट्स है। एरे के अंदर जो भी है वो उसका एलिमेंट्स होता है। जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो होता है या तो उसका प्रॉपर्टी होगा या तो उसका मेथड होगा, दोनों में से एक ही चीज होगा। यहाँ पर एरे के अंदर जो भी होता है वो उसका एलिमेंट कहलाता है। यहाँ प्रॉपर्टी और मेथड का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि 3 एलिमेंट है और वो 3 एलिमेंट क्या है? जैसे मैं बड़ा करता हूँ तो 0 एप्पल, 1 ऑरेंज और 2 प्लम। तो ये जो 0 है ये उसका इंडेक्स है। इसको देख के की वैल्यू मत समझ लेना कि ये इसका की है और ये इसका वैल्यू है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ये लिखा हुआ इस तरीके से टर्मिनल में आता है और इस पे आगे डिस्कस भी करेंगे कि एरे का टाइप देखने में ऑब्जेक्ट क्यों बताता है। बट अभी 0 इंडेक्स पे एप्पल है, 1 इंडेक्स पे ऑरेंज है और 3rd इंडेक्स पे ये। अब इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस हमने पढ़ा था स्ट्रिंग में। तो जिस तरीके से आप स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं एग्जैक्टली सेम तरीके से आप एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, 0 इंडेक्स लिखेंगे, फिर से मैं क्या करूंगा? फर्स्ट इंडेक्स लिखूंगा और यहाँ पर सेकंड इंडेक्स लिखूंगा। तो आप देखिए तीनों का नाम हमें दिख जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जिस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर आप स्ट्रिंग को एक्सेस कर पा रहे थे, अब आप पूरा का पूरा एरे को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब एरे के अंदर क्योंकि 3 स्ट्रिंग है और कॉमा सेपरेटेड है, तो जब आप 0 लगाएंगे तो पहले वाला पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपको सामने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेपरेट हो रहा है। ठीक है। और अगर आपके पास सिर्फ एक ऐसा स्ट्रिंग बना हुआ हो, इसमें अगर आप कुछ लिखे तो जाहिर सी बात है फिर आप एक्सेस जब करेंगे तो इसी स्ट्रिंग में से इंडेक्सिंग होगा। ठीक है, str, और मैं यहाँ पर 0 करता हूँ तो जाहिर सी बात है फिर इसी पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर से आपको 0 इंडेक्स निकल के आएगा। इतना आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे ना कि एरे के एलिमेंट को हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे चेंज करेंगे, उसमें लॉजिक क्या रहेगा? देखिए बड़ा ही सिंपल चीज है। मुझे मान लीजिए इस फ्रूट को, प्लम फ्रूट को चेंज करना मुझे नहीं पसंद ये, तो जाहिर सी बात है जब मैं प्लम फ्रूट को चेंज करूंगा तो मैं यही चाहूंगा ना कि इसके ही इंडेक्स पे, इसी के जगह पर दूसरा आ जाए। तो कैसे करूंगा वो? तो सबसे पहले मुझे इसका इंडेक्स मालूम होना चाहिए। तो इसका इंडेक्स कैसे एक्सेस करते हैं? मैं क्या लिखूंगा? फ्रूट, और इसका इंडेक्स कितना है? 2 है। ठीक है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है। तो मैंने 2 लिखा और इज इक्वल टू देने के बाद मैं सिंपल सा पेयर लिख देता हूँ एंड द मोमेंट मैंने इसको सेव किया तब ये चेंज हो गया। अब आप बोलेंगे हम कैसे मान ले चेंज हो गया? तो आप एक काम कर सकते हैं। वो काम ये है कि आप कंसोल करेंगे किसको? फ्रूट्स को। एक बार ऊपर फ्रूट्स को कंसोल करेंगे और एक बार पेयर्स बदलने के बाद, यानी इस इंडेक्स का वैल्यू को, इस एलिमेंट को बदलने के बाद करेंगे तो आपको दोनों बार अलग अलग दिखेगा। एज यू कैन सी इस बार बता रहा है एप्पल, ऑरेंज एंड पेयर, और यहाँ पर आ रहा है पेयर। ठीक हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर पेयर क्यों आ रहा है, प्लम क्यों नहीं आ रहा? तो जैसे मैं इसको बंद कर दूंगा ना यहाँ से, इसको क्योंकि मैंने चेंज किया है ना, द मोमेंट मैं बंद करूंगा अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि पहले कुछ और आ रहा था, बाद में हमने बदल दिया। बदलने का तरीका बड़ा ही आसान है। फ्रूट का इंडेक्स के पास जाइए और इज इक्वल टू देके जो भी नाम डालना है डाल दीजिए। अच्छा, अब एक और चीज है, क्या हम लोग सिर्फ इस एरे में फ्रूट को रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि रिप्लेस ही किया ना हमने इंडेक्स में, नहीं, आप एडिशन भी कर सकते हैं। तो एडिशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा से फ्रूट एक्सेस करेंगे। अब जाहिर सी बात है हमारा इंडेक्स कितना है? 0, 1 और 2। तो जाहिर सी बात है अगर हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। तो मुझे 3rd इंडेक्स पे डालना चाहिए कुछ भी, ताकि इस प्लम के बाद या मैं बोलूं पेयर के बाद जाके ऐड हो जाए। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? 3rd इंडेक्स, जो कि अभी है नहीं, ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेमन। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देखिए एलिमेंट क्या हो गया? 4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों का 4 एलिमेंट दिख रहा है और यहाँ पर इंडेक्स दिख रहा है और टोटल लेंथ भी बताया जा रहा है कि टोटल एलिमेंट कितना है? 4 है। ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है लेकिन टोटल एलिमेंट 4 है। भले आपको 3 दिख रहा है लेकिन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 2, तो ये 4 है। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉट लेंथ प्रॉपर्टी, सेम एज आप एरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डॉट लेंथ प्रॉपर्टी। द मोमेंट आप डॉट लेंथ करेंगे ना यहाँ पर आपको दिख जाएगा 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो आप इजीली अलर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अलर्ट फ्रूट्स करेंगे ना यहाँ पर तो इजीली आप देखेंगे अलर्ट में आपको दिख गया, एप्पल भी दिखा, ऑरेंज भी दिखा, पेयर भी दिखा, लेमन भी दिखा। ठीक है, क्योंकि ये एडिशन हम लोग कर दिया था ऑलरेडी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो ये बेसिकली बेसिक्स था। दिस इज द बेसिक्स ऑफ एरे। ठीक है, अब हम लोग स्लाइड्स पे आके देखेंगे। हमने डिक्लेरेशन समझ लिया, हमने ये भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया, इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं, ये भी देख लिया, एडिशन रिप्लेस करना भी सीख लिया हमने, ऐड करना भी सीख लिया हमने, और लेंथ देखना भी सीख लिया हमने। ठीक है, अलर्ट वगैरह भी कर लिया। नाउ अरे टाइप
एंड ट्रेलिंग कॉमा। इसका क्या मतलब? वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप एंड सिंटैक्स। अब यहाँ पर आएंगे, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप रख सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अरे के अंदर भी आप अलग अलग डेटा टाइप को रख सकते हैं। तो आइए हम लोग रख के देखते हैं। हम लोग एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखेंगे, हम लोग एरे के अंदर फंक्शन भी रखेंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको रख के देखिए, समझते। मैंने बोला लेट ARR, एरे डिक्लेयर किया हमने। इसके बाद मैंने बोला एक एप्पल, एक स्ट्रिंग आ गया हमारे सामने, ठीक है। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। तो मैंने बोला नेम, मैंने बोला नेम एंड देन मैंने क्या बोला उसमें? रोहन। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। फिर से कॉमा देके हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू। ये एक बुलियन वैल्यू है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? एक नंबर दे देंगे 20। फिर उसके बाद मैं एक फंक्शन बना दूंगा सीधा, तो मैं बोलूंगा फंक्शन इस तरीके से। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? कंसोल में रिटर्न करेगा। वो रिटर्न करेगा आई एम फंक्शन इनसाइड अरे। मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, क्योंकि मेरे पास प्रीटियर है तो खुद से इसने कितने खूबसूरती सा फॉर्मेट कर दिया। पहले लाइन में इसको यहाँ कर दिया, ये एक स्ट्रिंग है, मैं लिख देता हूँ बल्कि ताकि अच्छा लगेगा। ये एक स्ट्रिंग है, इसी तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आप गौर कर फरमा रहे हैं ना कि कॉमा से सब सेपरेट है, अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है। ये एक बुलियन है, ये एक बुलियन है, इसी तरीके से ये एक नंबर डेटा टाइप है, और ये हमारा है फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे नहीं करता, वरना ये अलग से लगा देता है। इसको पीछे ही रखते हैं इस तरीके से, बल्कि इसको लिखते नहीं है क्योंकि प्रीटियर बार बार फिर वो कर देगा। तो अब देखिए किस तरीके से हमने एक एरे के अंदर सब डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि एरे के अंदर सब कुछ इस्तेमाल हो सकता है। नाउ एक एक चीज को एक्सेस भी तो करना है ना भाई। इंडेक्सिंग बिल्कुल सेम होगा, ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये 2, ये 3, ये 4। आइए मैं दिखाता हूँ आपको डेमो कि किस तरीके से एक्सेस करेंगे। ऑफ कोर्स मैं सब कुछ कंसोल में ही एक्सेस करना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा ARR। सबसे पहले मैं ARR बोल के 0 एक्सेस करूंगा। अब देखिए मुझे एप्पल मिल जाता है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मैं बोलूंगा अब 1 इंडेक्स को करो, तब देखिए 1 इंडेक्स में मुझे क्या मिल गया? रोहन। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात है, ये जो फर्स्ट इंडेक्स में हमारा एरे है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना। आप देखिए नेम रोहन दिख रहा है। क्या मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूँ डॉट लगा के? अगर करूंगा तो कैसे करूंगा? तो बहुत सिंपल है, आपने एक्सेस किया ना, यहीं पर आप डॉट लगा देंगे एक और बोलेंगे नेम। एज यू कैन सी आपको डायरेक्ट रोहन मिल गया। रूल समझ में आ रहा है ना? मैं एक बार और इसको ऐसे रखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पर आप डायरेक्ट नेम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये भी काम कर रहा है, बढ़िया बात है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे क्या था। जैसे मैंने किया तो आप देखिए ट्रू, और इसका कलर देख लीजिए कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये बुलियन है। बढ़िया, हमें ये भी एक्सेस हो रहा है। नंबर 3 पे यानी इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है? 20 विच इज अ नंबर, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर कलर भी चेंज है, और ये सब स्ट्रिंग है जिसका कलर अलग है। अब आखिरी इंडेक्स पे देख लेते हैं जो कि हमारा फंक्शन है। जैसे ही मैंने किया 4, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। आप बोलेंगे ये क्या हुआ? जैसे ही मैंने 4 बोला, इसने पूरा का पूरा फंक्शन कंसोल कर दिया, पूरा का पूरा फंक्शन कंसोल कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने कॉल थोड़ी किया इसको, हमने तो सिर्फ बताया। तो कॉल कैसे किया जाता है फंक्शन? तो इस तरीके से। द मोमेंट हमने इस तरीके से फंक्शन कॉल किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन आप बोलेंगे ये अनडिफाइंड आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। आप अगर गौर फरमाएंगे तो लाइन नंबर 27 यहाँ से कंसोल आ रहा है, और क्योंकि हमने अलग से इसको इस्तेमाल किया कंसोल के अंदर, इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करके डायरेक्ट यहाँ पर ARR के अंदर 4th नंबर इंडेक्स चला दूं और उसके बाद मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूं, तो आप देखेंगे हमारा कोई एरर नहीं आएगा, यानी कोई अनडिफाइंड नहीं आएगा। डायरेक्ट लाइन नंबर 27 से ये प्रिंट हो जाएगा। तो हर एक अलग अलग डेटा टाइप को हमने कैसे एक्सेस किया, उसमें से जो नॉर्मल स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन है वो आपके लिए पुराना था, आपको पता था कैसे एक्सेस करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करते हैं वो आपको मालूम चला डॉट लगा के। और फंक्शन कैसे? अब आप सोच रहे यार फंक्शन में तो यहाँ कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ अलग से 2 पैरेंथेसिस लगा दिया, तो हाँ ऐसे एक्सेस होता है, ठीक है। और ये सिंटैक्स काफी न्यू है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ऐसे एक्सेस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और ये प्रीटियर ने आप देखिए खुद ब खुद इस फॉर्मेट में इसको सेट कर दिया। क्यों सेट किया? क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका होता है, आप इजीली पता कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है, इसका वैल्यू, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है। और जिस तरीके से ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर, यानी ये एक नेम है, ये रोहन है, नीचे अगर मुझे एज डालना है तो रोहन में मुझे रोहन के बाद एक कॉमा लगाना पड़ता है सेपरेट करने के लिए। एरे में भी वैसे ही सेपरेट किया जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इजी, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से तो आ ही गया होगा। अब हम लोग एक बार देखते हैं अपने स्लाइड्स पे क्या बाकी है। और तो हमने एरे देख लिया, ट्रिलिंग कॉमा, ट्रिलिंग कॉमा ये वही बात था ना कि कॉमा से सेपरेट करना, ठीक है। और आप देखिए इस तरीके से सेपरेट करना रिकमेंड है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट होता है इस तरीके से। इसी वजह से प्रीटियर ने उसको बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रीटियर इस्तेमाल करेंगे, विच इज वेरी 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 यूजफुल। वैसे अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ प्रीटियर कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, ये आप देख रहे हैं प्रीटियर, ये आप यहाँ पर प्रीटियर सिर्फ लिखेंगे। आप जैसे ही प्रीटियर लिखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा, इस वाले आइकन को आपको इनेबल कर लेना, यानी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसको बंद करते हैं तो फिर आपका प्रीटियर यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या, ट्रेलिंग कॉमा भी देख लिया। दिस स्टाइल इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि गिट। तो ये स्टाइल गिट वगैरह में अच्छा है, एज इट
reduce the number of line that change when adding or removing item from an array। ये इस वजह से अच्छा होता है ना, गिट वगैरह में जब आप इस्तेमाल करते हैं, आगे हम लोग गिट के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा इसलिए होता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक आइटम अगर ऐड होगा तो एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाता है, एक आइटम अगर रिमूव होगा तो एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाता है कोड में, तो इसलिए अच्छा होता है। गेट लास्ट एलिमेंट विथ add। अब इसका क्या मतलब? a recent addition to JavaScript। This is a recent addition to language। old browser may need polyfills। ये recent addition है, तो जो old browser है या ब्राउजर में old version ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको polyfills का जरूरत पड़ेगा इसको चलाने के लिए। वो क्या है? Let's say we want the last element of the array। मान लीजिए हमारा एक array है, उसका last element हमें चाहिए। Some programming language also use the negative index for the same पर्पस लाइक फ्रूट -1। वो कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना फ्रूट वाला जो एरे था, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ना, एक्सेस लास्ट इंडेक्स इन अरे। ये पुराना वाला हमारा कोड था फ्रूट का, मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि पहले कैसे होता था कुछ लैंग्वेज में मैनुअली, और रिसेंट एडिशन में क्या दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट में। तो पहले लोग कैसे इस्तेमाल करते थे ना, एंशिएंट टाइम पे, जब लोग प्रॉपर तरीके से खाना पका के भी नहीं खाते थे, उस वक्त लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे। वो लिखते थे फ्रूट्स डॉट लेंथ। आपको पता है लेंथ प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में भी मौजूद होता है और लेंथ प्रॉपर्टी हमारे एरे में भी मौजूद होता है, और -1। बट अभी मैं लिखूंगा तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आ गया। आप बोलेंगे क्या चल रहा है, ये गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि ये जो -1 हमने लिखा ना, ये जो हमने -1 लिखा है, ये हमें एज एन इंडेक्स पास करना पड़ेगा ना। तो पहले हमें ऐसे करके फ्रूट लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज ए इंडेक्स भेजेंगे, तब हमें लास्ट वाला मिल जाएगा। तब देखिए लास्ट वाला हमें मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पूर्वज इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। अब क्योंकि हम लोग मॉडर्न डे में आ चुके हैं, एआई का जमाना है, हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, या अभी के डेवलपर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी यही काम करते हैं, बट थोड़ा सा फैंसी तरीके पे। कैसे फैंसी तरीके पे? वो बोलते हैं फ्रूट डॉट एट। वो एट नाम का एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, और उस एट के अंदर बोलते हैं भाई -1 दे दो, उनको मिल जाता है अपना लास्ट इंडेक्स। इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो आपका जो मर्जी आप इस्तेमाल करे, ये करे या फिर ये करे, आपके ऊपर है। लेकिन ये जो एट मेथड है, ये रिसेंट एडिशन है जावास्क्रिप्ट में, तो ओल्ड ब्राउजर में ये नहीं चलेगा। इस मेथड के बारे में अगर देखा जाए तो अब देखिए, ये जो मेथड है ना, array डॉट एट, और अंदर में आप इंडेक्स डाल दिए, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज array I if I is greater than equal to 0। ठीक है, ये बिल्कुल सेम काम करेगा। फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ I इट स्टेप बैक फ्रॉम द एंड ऑफ द array। नेगेटिव वैल्यू के लिए ये एक बार स्टेप बैक कर जाएगा, तो लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा आपको। द एट मेथड प्रोवाइड्स अ मोर इंट्यूटिव वे टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ एन array विदाउट हैविंग टू मैनुअली कैलकुलेट द इंडेक्स। मैनुअली अगर आप करेंगे तो आपको इंडेक्स कई जगह कैलकुलेट करना पड़ता है, इसके लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा ऐड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे हम लोग समझेंगे कि कब हम लोग को ऐड बड़ा ही फायदा देगा और कब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेथड पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, ये तो एक फंडामेंटल मेथड है, यानी ऐसा कोई आपको किताब नहीं मिलेगा, कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा, कोई कोर्स नहीं मिलेगा जहां पर एरे पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट ना बताए हो। तो हम लोग भी बताएंगे, जो कि बहुत इजी है। आइए समझते हैं ये होता क्या है, पुश पॉप शिफ्ट वगैरह। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पुश पॉप और शिफ्ट एंड अनशिफ्ट, ठीक है। पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट। अब ये पुश पॉप दिखाने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज आपको देना चाहता हूं मैं। ये जो मेथड है पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, जो इसका बिहेवियर है वो समझ रहे हैं हम लोग। वर्किंग विद एरे एलिमेंट। एरे का एलिमेंट का मतलब एरे के अंदर जो भी चीज रखा है आपने, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, वो एक एलिमेंट है एरे का। तो जब एरे का एलिमेंट आप पॉप करते हैं यानी निकालते हैं, पुश करते हैं यानी डालते हैं, शिफ्ट करते हैं यानी खसकाते हैं, और अनशिफ्ट करते हैं, उसका मतलब हम लोग समझेंगे क्या है। तब बिहाइंड से आपको ये समझना है, अ क्यूब इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एन एरे। अब ये क्यू क्या है और ये एरे का कॉमन यूज से मुराद क्या है, ये आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जो एक अलग सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, तो उसमें एक टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर्स का आता है, जिसका मेन मकसद होता है कि डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और डेटा को किस तरीके से सजाएंगे। दैट्स इट, इसका सिर्फ इतना ही काम है। अब अलग अलग किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स मौजूद है, आपको ये पता करना होता है कि मेरा जो काम है उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट होगा। तो बहुत से डेटा स्ट्रक्चर्स में से एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम होता है क्यू, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, तो जहन में ये चीज रखना कि डेटा को किस तरीके से सजाना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उसका तरीका बताया जा रहा है। डेटा को कहाँ रखना है, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने घर खरीदा, मैं बोलूंगा भाई इस घर में आप अपना सामान को इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज करेंगे, दूसरा तरीके से नहीं करेंगे। इसका मतलब आपका डेस्क कहाँ रहेगा वो मैंने बता दिया, आपका पलंग, अलमारी, टीवी, व्हाटएवर इट इज, वो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बता दिया कि भाई इसी ऑर्गेनाइजेशन में रखना आपको, और मैंने उसको एक नाम दे दिया, मैंने बोला क्यू। तो अब अगर मैं किसी के घर कमरे में जाता हूँ और जो ऑर्गेनाइजेशन को मैंने क्यू बोला था, जिसका नाम मैंने क्यू दिया था, अगर वो उसी तरीके से मिलेगा तो मैं बोलूंगा हाँ आपने क्यू ऑर्गेनाइजेशन का तरीका इस्तेमाल किया है। तो कंप्यूटर साइंस में मैं बोलूंगा आपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है डेटा को सजाने के लिए। अगर उसमें से कोई भी डेटा उस तरीके से ना रखा हो, जैसे मैंने बोला था कि क्यू ऐसे ही होता है, तो मैं ये बोलूंगा कि नहीं आपने क्यू को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर ये गड़बड़ है। समझ में आ गया? तो जैसे क्यू का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि ऐसे ही सजाना है, वैसे ही ट्री है, बाइनरी ट्री है, हैश है, मैप, बहुत कुछ है, सबका अपना अलग अलग है। तो ये जो डिटेल तफसील हम लोग खोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक में। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग एरे पढ़ रहे हैं और एरे में ये जो अंदर आपको एलिमेंट दिख रहा है ये भी तो डेटा ही है ना, एक तरफ से जो एरे का एलिमेंट है। तो इसको स्टोर करने में अभी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन मोस्ट कॉमन जो एरे में इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइज करने का तरीका, वो क्यू इस्तेमाल होता है। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर ये बताता है कि डेटा को कैसे रखना है। तो जब आप उस तरीके से रखते हैं तो आप बोलते हैं आपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर को अप्लाई कर दिया। अगर आप उस तरीके से नहीं रखते तो आप बोलेंगे आपने क्यू को अप्लाई नहीं किया। एज सिंपल एज दैट। इन कंप्यूटर साइंस दिस मीन्स द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच सपोर्ट टू ऑपरेशन। जब क्यू को एरे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हम लोग ये कहते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड का मतलब पहले नंबर पे एक होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, और ये ऑर्डर बदलेगा नहीं। ऐसा ना हो कि तीसरा वाला 1 में चले गया, 1 वाला 3rd में आ गया, वो ऑर्डर में ही रहेगा। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। कलेक्शन आपको मिल गया, किस तरीके से मैंने 5 चीज को एक जगह कर दिया तो कलेक्शन हो गया। अगर इसको मैंने ऑर्डर बना दिया कि भाई 1 में एप्पल होगा, 2 में ऑरेंज होगा, 3 में कुछ और होगा, तो इस तरीके से ये कलेक्शन भी बन गया, ऑर्डर भी बन गया, एलिमेंट तो है ही है क्योंकि एरे के अंदर एलिमेंट होता है। विच सपोर्ट्स 2 ऑपरेशन। इसमें 2 ऑपरेशन तो कम से कम हो। ऑपरेशन का मतलब इस डेटा में मुझे 2 ऑपरेशन चलाना है, वो 2 ऑपरेशन क्या उस पर बात करेंगे, लेकिन वो 2 ऑपरेशन होना ही चाहिए। वो क्या है? सबसे पहला है पुश अपेंड एन एलिमेंट टू द एंड। यानी जैसे ही आप इस एरे में पुश करें तो एक नया एलिमेंट एरे के अंदर ऐड हो जाएगा, लेकिन खास करके वो एंड में ऐड होना चाहिए। यानी अगर मैंने इस पूरे के पूरे एरे में लेमन डालना है तो वो लेमन एंड में ही आना चाहिए। अगर वो बीच में कहीं और आ गया तो हम लोग बोलेंगे भाई ये क्यों नहीं, ये कुछ और ही है, एंड में आना चाहिए। पहला। दूसरा, शिफ्ट गेट एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एडवांस द क्यू सो दैट द सेकंड एलिमेंट बिकम फर्स्ट। ये मैंने क्या बोला? शिफ्ट गेट एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप पूरा का पूरा एरे को शिफ्ट करते हैं जब आप बिगिनिंग के साथ काम करते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे करके ये शिफ्टिंग होता है। ये एडवांस क्यू का टेक्निक है। सो दैट द सेकंड एलिमेंट बिकम द फर्स्ट। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट बनेगा। यानी आप ये बोल सकते हैं ना कि अभी मेरे पास 10 एरे है, यानी 10 एलिमेंट है एक एरे के अंदर, उसका ऑर्डर जो है आप उसको पूरा रीअरेंज कर रहे हैं। फॉर सम रीजन आप उसको पूरा रीअरेंज कर रहे हैं, वापस से सेट कर रहे हैं कि किसका सीक्वेंस क्या होगा। ये चीज यहाँ शिफ्ट में होता है। एरे सपोर्ट बोथ ऑपरेशन। तो हमारा जो एरे है ना जावास्क्रिप्ट में, ये इन दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है। इन प्रैक्टिस वी नीड इट वेरी ऑफ्टन। फॉर एग्जांपल अ क्यू ऑफ मैसेजेस दैट नीड टू बी शोन ऑन द स्क्रीन। देयर इज अनदर यूज केस फॉर एरे डेटा स्ट्रक्चर नेम्ड स्टैक। यानी ये जो 2 ऑपरेशन के बारे में मैंने बात किया ना, ये क्यू का ऑपरेशन था और हमें काफी फ्रिक्वेंटली इसका इस्तेमाल लगता है। यूज केसेस है इसका, इस पे हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे कि क्या यूज केसेस है, कैसे करेंगे, ये हम लोग डीएसए डेटा स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। देयर इज अनदर यूज केस ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर नेम्ड स्टैक। अब एरे के अंदर जैसे हमारा जो ये एरे है, ये हमारा एरे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। यानी जिस तरीके से क्यू बोलता है ना डेटा को सजाओ, एरे सजा सकता है, एरे में ये कॉम्पिटेंसी है। उसी तरीके से एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसको स्टैक बोला जाता है। ये एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, इसका अपना रूल्स है डेटा को सजाने का। लेकिन हमारा जो जावास्क्रिप्ट का एरे है उसके पास ये भी क्षमता है कि इस तरीके से आप सजा सकते हैं, जैसे स्टैक का डिमांड है वैसे आप सजा सकते हैं। तो स्टैक का डिमांड क्या है? स्टैक बोलता है भाई 2 ऑपरेशन तो होना ही चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे आप स्टैक बना रहे हैं, अदरवाइज नहीं। वो 2 ऑपरेशन क्या है? पुश एड एलिमेंट टू द एंड। यानी जब भी आप एरे में एलिमेंट डाले तो उसको एंड में डाल सके, या एंड में ही डालना है अगर आप उसको स्टैक बना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। ये तो हमने पहले भी किया था, ये तो क्यू में भी था, तो ये हमारे पास है। दूसरा, पॉप टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम एंड ऑफ द एरे। यानी अब जब आप एरे का एलिमेंट को निकालिएगा ना तो एंड से निकालना है, पहले से नहीं निकालना आपको। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज होगा कि डालो भी एंड में, निकालो भी एंड में, इसका मतलब स्टैक इंप्लीमेंट हुआ, तो हमारा जावास्क्रिप्ट का एरे ये काम भी कर सकता है। सो द न्यू एलिमेंट आर एडेड और टेकन अवे फ्रॉम द एंड। क्लियर हो गया? द स्टैक इज यूजुअली इलस्ट्रेटेड एज अ पैक ऑफ कार्ड। न्यू कार्ड आर एडेड टू द टॉप और टेकन फ्रॉम द टॉप। यानी इसका एग्जांपल आप रोटी से ले लीजिए ना। आपकी मम्मी ने 5 रोटी बनाया, तो जो सबसे पहले रोटी बनाया था वो सबसे नीचे जाएगा ना, और जो सबसे लास्ट वाला रोटी बनाया था वो सबसे ऊपर आएगा ना। तो आपकी मम्मी ने 5 रोटी बना के रख दिया। अब आप सबसे ऊपर वाला रोटी अगर उठाते हैं तो एक्चुअली में वो रोटी सबसे लास्ट में आपकी अम्मी ने रखा था। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। फॉर स्टैक दैट लेटेस्ट पुश्ड आइटम इज रिसीव फर्स्ट। जो लेटेस्ट रोटी आपके मम्मी ने रखा था हॉट पॉट के अंदर, आप पहले उसी को उठाते हैं। वो अलग बात है अगर आप जानबूझ के रोटी को ऊपर करके नीचे से निकाले, दैट इज डिफरेंट, बट बाय डिफॉल्ट आप ऐसे ही करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड FIFO, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट गया वो सबसे पहले निकलेगा, ये प्रिंसिपल होता है। फॉर अ क्यू, हमारा जो क्यू होता है ना, ये क्यू, ये इसका प्रिंसिपल अलग है। ये बोलता है भाई जो पहले गया वो पहले ही आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अभी ये दोनों प्रिंसिपल्स पे हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज अ टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। हम
हम लोग जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर रहे हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर अलग टॉपिक और सब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर एरे पढ़ते वक्त जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर ऐड हो रहा है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एरे इन जावास्क्रिप्ट कैन वर्क बोथ एज अ क्यू एंड स्टैक। दे अलाउ यू टू ऐड रिमूव एलिमेंट बोथ फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एट द एंड। तो आसान शब्दों में हमारा जो जावास्क्रिप्ट का एरे है ना, वो इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकता है, स्टैक और क्यू दोनों। स्टैक क्या होता है, उसका डिमांड क्या है, क्यू क्या होता है, उसका डिमांड क्या है, मैंने डिटेल में समझाया आपको। इन कंप्यूटर साइंस द डेटा स्ट्रक्चर इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ दिस इज कॉल्ड द क्यू। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो स्टैक का डिमांड था वो कैसे पूरा होता है, जो क्यू का डिमांड था वो कैसे पूरा होता है प्रैक्टिकली। तो ये पीछे का मैंने थोड़ा हिस्ट्री बता दिया आपको कि स्टैक एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू एक अलग है। एरे के पास ये कॉम्पिटेंसी है जावास्क्रिप्ट में कि वो दोनों को अप्लाई कर सकता है। ऐसे तो इसके अलावा भी काफी चीज अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट मेथड दिया जा रहा है ना आपको, जो जावास्क्रिप्ट खुद दे रहा है कि भाई ये मेथड इस्तेमाल करो और मौज करो, उसमें आपको सिर्फ ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर मिल रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे भाई क्या मैं ट्री नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ट्री का मेथड आपको जावास्क्रिप्ट देता नहीं है फ्री में, वो बोलता है खुद बनाओ खुद इस्तेमाल करो, ठीक है। बढ़िया, इतना आपको क्लियर है। तो अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल हो चुका है, जरा प्रैक्टिकल में भी कुछ बना लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर मैंने लेट्स से लिखा एप्पल, उसके बाद मैंने लिखा बनाना, और उसके बाद मैंने लिखा मैंगो, ठीक है। ये तीन मैंने बना दिया सिंपल सा। अब जरा गौर फरमाएंगे आप, तो मैंने कंसोल किया और कंसोल करके मैंने बोला फ्रूट्स डॉट पॉप। अब पॉप एक फंक्शन है तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी एक मेथड है। अब आप देख सकते हैं पॉप करने से पहले मैं एक बार और कंसोल करता हूँ ताकि आपको एक्चुअल फ्रूट का वैल्यू भी दिख जाए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले जब मैंने फ्रूट को कंसोल करवाया तो हमारे पास तीन है, एप्पल बनाना मैंगो। उसके बाद जब मैंने कंसोल पॉप किया तो जो आइटम इसने बाहर निकाल दिया एरे से वो उसको दिखा रहा है, तो मैंगो हमने बाहर निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊंगा ना तो अब बिना मैंगो का हमें दिखेगा। एज यू कैन सी मैंगो बाहर निकल गया, एलिमेंट 2 बच गया, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। फर्क सिर्फ इतना है कि यही सेम चीज, यानी ये जो काम हो पा रहा है ना, पॉप लगा रहे लास्ट से निकल रहा है, इसके पीछे का कोड जावास्क्रिप्ट खुद देता है आपको। ये पॉप मेथड आपको नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्री बनाना है या दूसरा कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो जावास्क्रिप्ट बोलता है भाई इतना हम नहीं देंगे आपको, खुद बना के इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा था कि जावास्क्रिप्ट एरे को ये पावर प्रोवाइड करता है, यानी बाय डिफॉल्ट आपको जो देता है उससे आप दो डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं, स्टैक एंड क्यू। बाकी करना है मेथड खुद से बनाओ और इस्तेमाल करो। समझ में आ गया? बढ़िया। अब मैं पुश भी करना चाहता हूँ भाई, पुश कैसे करूंगा सवाल ये है, बहुत आसान है पुश करना भी। मुझे करना है फ्रूट्स डॉट पुश। अब देखिए ऑलरेडी एक मेथड बना है और बस पुश के अंदर नाम बता दो क्या चाहिए। लेट्स से मैं ट्री लिख देता हूँ, फिलहाल फ्रूट के जगह मैं ट्री बना लेता हूँ कि भाई पूरा का पूरा पेड़ डालो। लेकिन ये पेड़, ये ट्री कैसे डलेगा? पहले तो मैं ट्री को ऐसे करूंगा जब, तब देखिए कुछ हुआ ही नहीं, यानी ट्री पुश हो गया। लेकिन अच्छा ये तो कंसोल में लिखा नहीं है ना, हमने कंसोल करेंगे एक बार इसको। द मोमेंट यहाँ पर आ गया एरर, ओ एरर इसलिए आ गया, मैं भी वही सोचू एरर क्यों आ गया भाई। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है थ्री, ये थ्री क्या था, ये थ्री क्या था, ये आपको एलिमेंट बता रहा है। तो आपको क्या करना है, आप अलग से कंसोल करेंगे। आपने इसको किया, ये पुश हो गया, लेकिन अब आप इस फ्रूट को नीचे लेके आ जाइए। तो अब क्या हुआ, अब फर्क ये है कि मैं एक बार ऊपर भी फ्रूट लगा देता हूँ ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा से समझ में भी आएगा कि भैया यहाँ चल क्या रहा है। देखिए पहले यहाँ पर था एप्पल बनाना एंड मैंगो सबसे पहले, एज यू कैन सी। फिर हमने लास्ट वाले आइटम को निकाल लिया विच इज मैंगो, और उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट में एक नया आइटम पुश कर दिया, क्योंकि जब पुश करते हैं तो एंड में पुश होता है। हमने डाल दिया ट्री, तो फाइनल जो हमें कंसोल में मिल रहा है विच इज एप्पल बनाना एंड ट्री। तो इस ट्री को पहले हमने मैंगो को निकाला और ट्री को अंदर डाल दिया और फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज गौर करना इस चीज पे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है फ्रूट लिया डॉट शिफ्ट, आपको दिख रहा है शिफ्ट और अनशिफ्ट है, मैंने शिफ्ट किया। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा दोबारा से हम पूरा फ्रूट को चेक कर रहे हैं ना, आप देखेंगे हमें कंसोल में क्या बचा हुआ मिलता है, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या चल रहा है। मैंने जैसे ही सेव किया आप देखिए एप्पल गायब हो गया, बनाना एंड ट्री दोनों ही सिर्फ हमारे पास है। आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, पहले वाले से बनाना हटा दिया, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एरे का खासियत क्या था कि ऑर्डर्ड एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका इंडेक्स था 0। एप्पल अगर उड़ा देते हैं तो बनाना तो अभी भी 1 इंडेक्स में है ना, तो बनाना को तो अब 0 में आ जाना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है क्या भाई बाय डिफॉल्ट ये 0 में आ जाएगा, तो नहीं, लाना पड़ेगा। तो ये जो शिफ्ट है ये बिहाइंड द सीन ये पूरा काम कर रहा है उसको लाने का। क्या मतलब, दोबारा से समझाता हूँ समझिए। यहाँ पर जब हमने चेक किया, बल्कि मुझे शिफ्ट करने से पहले एग्जांपल देना चाहिए तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने सेव कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जब देखा, सबसे पहले हमारा ये 3 था एप्पल बनाना मैंगो, उसके बाद हमने ये कंसोल किया, और उसके बाद एक और बार कंसोल दिखा देता हूँ मैं, बल्कि इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये हमारा कंसोल है फाइनल वाला। फाइनल कंसोल से मुराद है वो जो चेंजेस के बाद, ठीक है। ये पॉप को मैं कंसोल से हटा लेता हूँ क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो मुझे पॉप देखना नहीं है। तो अभी सिंपल सा क्या हो गया हमारा, मैंने एक आइटम को पॉप किया, एक आइटम को पुश किया।
अब हमारा न्यू एरे या अपडेटेड एरे वो कैसे दिख रहा है, एप्पल बनाना ट्री। गौर फरमाएंगे अगर तो 0 इंडेक्स में एप्पल है, फर्स्ट इंडेक्स में बनाना है, सेकंड इंडेक्स पे ट्री है। अब देखिए अगर मैं इस ट्री को निकाल दूं, इस ट्री को मैं यहाँ से निकाल दूं तो ये वाला इंडेक्स खाली हो जाता है और फिर मैं इसी इंडेक्स में डाल सक रहा हूँ। क्यों डाल सक रहा हूँ, क्योंकि पॉप जब आप करते हैं तो लास्ट ही खाली होता है। दिस इज अ रूल। पॉप का कोड ऐसे ही लिखा गया है कि जब पॉप इस्तेमाल करोगे तो लास्ट वाला खाली होगा और जब पुश करोगे तो लास्ट वाले में ही डाला जाएगा। ये पुश का कोड ऐसे ही काम करता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर हम सामने से एप्पल को ही निकाल दे, सामने से एप्पल को निकाल दे तो इसका इंडेक्स तो खाली है और मान लीजिए मुझे कुछ भी डालना नहीं है अभी, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 0 इंडेक्स एम्प्टी, 0 इंडेक्स इज एम्प्टी, बनाना तो पहले इंडेक्स पे है तो हम लोग कहेंगे भाई गड़बड़ है क्योंकि इंडेक्स 0 खाली रह चुका है, जो कि हम लोग नहीं चाहते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बनाना को घसका के 0 में डालना पड़ेगा जबकि बनाना 1 है, फिर ट्री को घसका के 2 में डालना पड़ेगा। तो अब सोचिए अगर एरे में 50 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट घसकेगा एक एक ऊपर, एक एक ऊपर, एक एक ऊपर। समझ में आया कितना डिफिकल्ट चीज है ये। इसका पूरा का पूरा कोड शिफ्ट के अंदर लिखा होता है और इसी से इसका नाम भी पड़ा है शिफ्ट करना, क्योंकि शिफ्ट पहला इंडेक्स को उड़ाता है तो ऑटोमेटिकली उसको दूसरे को पहला बनाना पड़ेगा एंड सो ऑन। अब आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा से अगर मैं करूंगा, अब देखिए अभी बनाना क्या है, 1 इंडेक्स पर है, लेकिन इस कोड को अनकमेंट करने के बाद जैसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए यहाँ बनाना 0 इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ कैसे 0 इंडेक्स पे आ गया, वो मैंने शिफ्ट कर दिया बोल के रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट को बंद कर दूं यहाँ से और अब मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखिए अब एप्पल फर्स्ट इंडेक्स पर है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और डायरेक्ट जो शिफ्ट करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको दिखाऊंगा। तो अब आप देखेंगे 0 इंडेक्स पे बनाना आ गया। तो बनाना खुद ब खुद फर्स्ट इंडेक्स से 0 इंडेक्स में नहीं चला गया, उसके लिए आपको पूरा लूप चला के उसको शिफ्ट करना पड़ा, जिसके लिए एटलीस्ट 6-7 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट ने आपको कहा कि भाई इसके लिए मैं बना बनाया आपको मेथड दे रहा हूँ, इस्तेमाल करो और मौज करो, विच इज शिफ्ट। आप खुद से भी बना सकते थे लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जो मैंने यहाँ कहा था ना कि जावास्क्रिप्ट आपको 2 सपोर्ट देता है, 2 अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर का सपोर्ट देता है, एक स्टैक और एक क्यू। उससे मुराद ये था, उसका मतलब ये था कि फंक्शंस या मेथड्स जावास्क्रिप्ट आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं जिससे ये 2 डेटा स्ट्रक्चर को आप अप्लाई कर सके। इसके अलावा भी डेटा स्ट्रक्चर आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मेथड्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? आई होप इजी समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि आप मेजर कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं ना, तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट अभी मैं और जो 2 बचा अनशिफ्ट है वो आप इजीली समझ जाएंगे। तो ये मैं समझाता हूँ। तो अब आप गौर फरमाइए, मेरे पास कितना का ये है, एप्पल और ट्री है। ठीक है, सॉरी बनाना और ट्री है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। अब मैं क्या करूंगा मजीद, अब मैं बोलूंगा फ्रूट्स डॉट पुश। अब मुझे पुश करना है, क्या पुश करना है, लेट्स से मुझे ऑरेंज पुश करना है और जरूरी नहीं कि मैं एक पुश करूं, मैं 2 भी कर सकता हूं। तो लेट्स से मैंने ऑरेंज के बाद पुश कर दिया पीस। ठीक है, ये दोनों को मैंने पुश कर दिया। द मोमेंट मैंने इसको पुश किया तो अब देखिए 4 एलिमेंट दिख रहा है क्योंकि ये कंसोल नीचे लगा है ना, अपडेटेड एरे दिखा रहा है। अब आप देखेंगे तो बनाना अपना 0 पे है, ट्री अपना 1 पे है और एंड में ऑरेंज और पीस लगा दिया। तो इससे मालूम आपको ये चला कि भाई एंड में लगाना बड़ा आसान है और एंड से निकालना बड़ा आसान है, लेकिन शुरुआत से निकालने से पूरा का पूरा एरे बदलना पड़ेगा, यानी शिफ्ट घसकाना पड़ेगा आपको। तो हाँ, ये फैक्ट तो है। अब 3 चीज हमने देख लिया, पुश देख लिया था भाई एंड में जाएगा, पॉप देख लिया था भाई एंड से निकलेगा, शिफ्ट हमने देख लिया था कि स्टार्टिंग से निकलेगा और साथ साथ पूरा का पूरा वो अरेंज कर देगा। अनशिफ्ट तो दिखाया ही नहीं आपने, आइए अनशिफ्ट भी दिखा देता हूँ भाई। अनशिफ्ट क्या करता है, डॉट अनशिफ्ट। अब देखिए अनशिफ्ट क्या करेगा ना, शिफ्ट ने निकाला था ना, अनशिफ्ट डालेगा। ठीक है, शिफ्ट ने निकाला था, अनशिफ्ट डालेगा। तो मैं पाइन एप्पल डालूंगा, फाइन एप्पल। ठीक है, एक तो मैं पाइनएप्पल डालूंगा, दूसरा मैं बोलूंगा भाई क्या नहीं है हमारे पास, लेमन नहीं है, तो मैं बोलूंगा लेमन, लेमन। अब आप गौर फरमाएंगे यहाँ पर क्या चेंजेस होगा। जैसे ही मैंने सेव किया द मोमेंट, इतना तो कंफर्म है कि 2 चीज ऐड किया है तो भाई एलिमेंट तो बढ़ना है, तो एलिमेंट 6 हो गया। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो जिस तरीके से शिफ्ट ने स्टार्टिंग से निकाला था, अनशिफ्ट ने स्टार्टिंग में ही डाला है दोनों को। अब आप देखेंगे 0 एलिमेंट पे पाइनएप्पल आ चुका है, फिर लेमन आ चुका है और फिर बनाना घिसक के 2 नंबर एलिमेंट में चला गया। मतलब जब भी शिफ्ट यूज हो रहा है या अनशिफ्ट यूज हो रहा है, पूरा का पूरा जो एरे का एलिमेंट है वो रीअरेंज हो रहा है हर बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डीएसए में जब आप जाते हैं ना तो इससे आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ 1, वो आप निकालते हैं कि कितना बार आपको आइटरेशन का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, अब अगेन ये एल्गोरिदम का पार्ट है तो हम लोग एल्गोरिदम में ही पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि टच हुआ तो मैंने बता दिया। तो आप आई होप बहुत डिटेल से समझ गए होंगे। मैंने इसने डिटेल से इसीलिए बताया ना क्योंकि फंडामेंटल में मुझे लगता है कि अगर आप ऊपर ऊपर से निकल के जाते हैं तो आगे जितना मर्जी आप जो पढ़ने
ले जो कर ले, आपका जो बेस है वो वीक रहेगा। तो फंडामेंटल वीक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि ये मेथड्स खुद में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसका काम सिर्फ है एंड से निकाल देना, इसका काम है एंड पे डाल देना, इसका काम है शुरुआत से उड़ा देना और एक उड़ा देना, जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट एक उड़ेगा, और इसका काम है शुरुआत में डाल देना, एक हो या मल्टीपल। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि जब इस तरीके से आप डिलीट और एडिशन करते हैं या स्टार्टिंग से कोई एक चीज को उड़ाकर पूरा इंडेक्स को रीअरेंज करते हैं, इसका मतलब ही है कि आप डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना सोचा तभी जाता है जब डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग दो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की, स्टैक एंड क्यू, इसीलिए हमने इतना डिटेल डिस्कस किया है। जबकि इससे पहले भी हमने डेटा स्ट्रक्चर तो इस्तेमाल किया था ना, ऑब्जेक्ट में भी तो डेटा स्ट्रक्चर ही था ना। मैं जो बनाता था नेम रोहन एज 30, वो भी डेटा स्ट्रक्चर था। लेकिन हम लोग वहां उतना गौर और फिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर कोई पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप यूज नहीं हो रहा था, रैंडम इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ यूज हुआ इसलिए हमने डिटेल डिस्कस किया और हमने समझा कि थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। अब हम आई थिंक मैंने बहुत डिटेल डिस्कस कर लिया, तो अब आगे बढ़ना मुनासिब होगा। अब हम लोग स्लाइड्स पे चलेंगे और ये चीज हमने तफसील से देख लिया, पुश पॉप और मेथड्स वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इंटरनल एंड परफॉर्मेंस। क्या मतलब इसका, हाउ एरे वर्क अंडर द हुड। अब अगेन जब भी मैंने आपसे इससे पहले वीडियो में भी कहा था ना क्रैश कोर्स में, कि जब भी आप कोई भी चीज का अंडर द हुड देखते हैं, बिहाइंड द सीन वो कैसे काम कर रहा है किसी भी चीज का, तो आप समझ ले वो बेसिक नहीं है, क्योंकि बेसिक लेवल पे कभी भी आप इंटरनल्स को नहीं देखते। इंटरनल्स, अब देखिए ये इंटरनल्स जब मैं समझाऊंगा, अगर किसी को ना भी समझ में आए तो इस बात का टेंशन मत लेना कि आपका एरे कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा बोनस मैं समझा रहा हूँ आपको। समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके जब प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा तो वापस मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। इंटरनल्स, एंड एरे इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे हैं ये क्या मजाक, एरे इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बोलूंगा हाँ ऐसा ही है। क्यों? मैं बोलूंगा भाई थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, दोबारा से यहाँ आएंगे और मैं इसको एक बार ओपन करके रन करवा दूंगा आपके सामने। आप बोलेंगे अरे हाँ, शुरुआत में तो हमने देखा था कि एरे का टाइप भी ऑब्जेक्ट ही बता रहा था, तो हमने कहा था ना बाद में डिस्कस करेंगे। अब वो डिस्कस करने का टाइम आ चुका है कि एरे ऑब्जेक्ट क्यों है, ठीक है। अब हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं 50 लाइन कोड लिखने के बाद। सो एरे इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, स्पेशल ऑब्जेक्ट है। क्यों भाई स्पेशल ऑब्जेक्ट है? द स्क्वायर ब्रैकेट यूज्ड टू एक्सेस अ प्रॉपर्टी इस तरीके से एक्चुअली फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सिंटैक्स, यानी ये एरे का जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देकर इंडेक्स एक्सेस करते हैं वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है। आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट में डॉट लगा के भी होता था, स्क्वायर ब्रैकेट में भी होता था, तो एक्चुअली में ये एरे वहीं से आया है, ठीक है। आगे, दैट्स एसेंशियली द सेम एज ऑब्जेक्ट की। तो जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का की एक्सेस करते थे, उसी तरीके से आप एरे का इंडेक्स एक्सेस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि की में कोई ऑर्डर नहीं होता है, की का नाम दो एक्सेस करो, जबकि इंडेक्स में एक ऑर्डर है। 1 में एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, 10 में दूसरा पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है। वेयर एरे इज अ ऑब्जेक्ट व्हाइल नंबर आर यूज्ड एज अ की। इसका क्या कहना, मतलब क्या कह दिया मैंने, क्या देखिए मैंने क्या कहा, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, आपको तब समझ में आएगा। कोई सिंपल सा एरे को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, बेसिक एरे हमारा, इसको ओपन करते हैं यहाँ से और एक कंसोल ओपन कर लेते हैं। ये कंसोल में जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। हमारे पास 3 एलिमेंट है। द मोमेंट मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि 0 में एप्पल है, 1 में ऑरेंज है, 2 में प्लम है। तो क्या आपको ये की के तरह नहीं दिख रहा है कि 0 की में एप्पल है, 1 की में ऑरेंज है और सेकंड की में प्लम है? याद करिए मैं थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि इसको की मत समझ लेना, ये इंडेक्स है। वो इसीलिए कहा था क्योंकि इंडेक्स समझ में आ जाए प्रॉपर और आप उसी वक्त कंफ्यूज ना हो जाए की और इंडेक्स में क्या फर्क है। और अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये है तो इंडेक्स, हम लोग इसको इंडेक्स मान के चलेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये की है। यानी ये जो 0 इंडेक्स है एरे के लिए ये की है, यानी हम लोग इसको इस्तेमाल की के हिसाब से नहीं करते, क्योंकि की के हिसाब से करने का मतलब आपको मालूम होना चाहिए की क्या है। ऑब्जेक्ट में हमें पता होना चाहिए ना, नेम है तो उसके अंदर कुछ मिलेगा, ऐसा थोड़ी हम लोग 0-1 करके एक्सेस कर लेते हैं। तो एरे में फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम लोग 0-1 करके एक्सेस करते हैं, लेकिन एरे के लिए ये की ही है, ठीक है। हमारे लिए नहीं है लेकिन एरे के लिए है। तो बिहाइंड द सीन एरे इसको इसी तरीके से ट्रीट करता है। वही वर्ड हमने यहाँ पर लिखा है, वेयर एरे इज द ऑब्जेक्ट व्हाइल नंबर्स आर द की। तो ये जो एरे है ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, यानी की का वैल्यू, और ये एक्चुअली की है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। द एक्सटेंड ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग स्पेशल मेथड टू वर्क विद ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड आल्सो लेंथ प्रॉपर्टी, बट एट द कोर इट्स स्टिल ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का जो पावर था, जो ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल यूज केस है, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया, स्पेशल मेथड्स ऐड किया, जिससे की को एक ऑर्डर कलेक्शन में बनाया जा सके, ताकि हम लोग यहाँ पर जैसे इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर पा रहे ये कर सके, जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते ना। नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना के आप ऐसे एक्सेस थोड़ी कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए ही ऑब्जेक्ट का एक स्पेशल तरीके का ऑब्जेक्ट बनाया गया, जिसको नाम बता दिया गया भाई ये एरे है, एक स्पेशल तरीके का ऑब्जेक्ट ये एरे है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इसमें आप लेंथ प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर पाते हैं। इसीलिए इसके अंदर भी आप फंक्शन बना पा रहे हैं, इसके अंदर भी आप ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी फंक्शन बनता है, वैसे एरे के अंदर भी सब कुछ बनता है। और इवन एरे के अंदर दूसरा छोटा एरे भी बना सकते हैं आप। तो इससे ये पता चला कि अगर हम लोग डायरेक्ट नजर से देखें तो हम लोग बोलेंगे भाई ये एरे है,
किसका सिंटेक्स अलग है, इंडेक्स की बेसिस पे चल रहा है, की वैल्यू पेयर नहीं है। हाँ, ऊपर ऊपर से तो ये एरे है, लेकिन एट इट्स कोर दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आप खुद सोचे, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, एरे भी ऑब्जेक्ट बन गया। इससे पहले हमने प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट में ये भी देखा कि जितना भी प्रिमिटिव है उसमें भी मेथड है, तो एक तरफ से वो भी रैपर ऑब्जेक्ट है। तो इसके बगैर बचा ही क्या जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप तो सिर्फ इतना ही है जावास्क्रिप्ट में। एक प्रिमिटिव है जिसमें वो सब प्रिमिटिव डेटा टाइप आ जाते हैं, स्ट्रिंग, नंबर वगैरह वो सब। दूसरा नॉन प्रिमिटिव है जिसमें दो ही किस्म का टाइप आता है, एक ऑब्जेक्ट, एक एरे। अगर भाई ये तीनों ही ऑब्जेक्ट है तो बचा ही क्या जावास्क्रिप्ट में। इसीलिए आप सुनेंगे लोग कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात सही भी है कुछ हद तक, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें या नहीं। एट इट्स कोर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में होगा कि अच्छा किस एतबार से सब चीज ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको फर्क दिखेगा भी कि एरे अलग काम हो रहा है, एरे का यूज केस अलग है, ऑब्जेक्ट का यूज केस अलग है, प्रिमिटिव का भी यूज केस अलग है। लेकिन जब आप डिटेल जाते हैं फिर आप बोलते हैं नहीं भाई ये सब एक ही जगह से निकल के आ रहा है। एट द एंड या एट इन डेप्थ में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट करता है और उसी की मदद से सब बन रहा है। क्लियर हो गया? रिमेंबर देयर आर ओनली 8 बेसिक डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। सी डेटा टाइप चैप्टर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एरे इज एन ऑब्जेक्ट एंड थस बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में टोटल 8 डेटा टाइप्स है, उसमें से अगर मैं सबको एक साथ मर्ज कर दूं तो कुछ प्रिमिटिव है जिसपे हमने ऑलरेडी देख लिया, और नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में एक ही डेटा टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में एक अलग एरे है। या अगर आप नॉन प्रिमिटिव में दो भी बना ले कि एक ऑब्जेक्ट एक एरे, फर्क नहीं पड़ता, घुमा फिरा के सब कुछ ऑब्जेक्ट ही बन जाता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इट इज कॉपी बाय रेफरेंस। अब याद करिए हमने पढ़ा था कॉपी बाय रेफरेंस एंड कॉपी बाय वैल्यू। प्रिमिटिव में जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप थे वो कॉपी करते थे वैल्यू को, रेफरेंस नहीं देते थे, जबकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस देते थे। और एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ प्रूफ कि ये भी रेफरेंस ही देता है। तो आइए हम लोग उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कॉपी बाय रेफरेंस, और यहाँ पर मैं बोलूंगा लेट फ्रूट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लेट से लिया बनाना, ये हमारा एक फ्रूट बन गया, सिंपल सा बनाना। गौर फरमाइए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, एरे के अंदर फ्रूट डाल दिया। अभी क्या हुआ, अभी हुआ ये कि फ्रूट जो है इसके अंदर एरे है जिसपे एक ही एलिमेंट हमने रखा है, एक एलिमेंट है। इस फ्रूट को हमने ARR वेरिएबल के अंदर डाल दिया। तो अगर ये प्रिमिटिव हुआ तो एरे को बदलने से फ्रूट नहीं बदलना चाहिए क्योंकि कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एरे को बदलने से फ्रूट बदल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में मेमोरी में एरे और फ्रूट दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है। दोनों का अलग अलग लोकेशन मेमोरी में है ही नहीं, ठीक है, जो चीज हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ। तो इसको हम लोग कंसोल करवा के देख सकते हैं, क्या ARR बराबर है फ्रूट के। तो अगर ये ट्रू आया मतलब मेमोरी में लोकेशन दो नहीं है, एक ही है, वेरिएबल दो है, फ्रूट और एरे, लेकिन ये दोनों वेरिएबल सेम लोकेशन में उंगली दिखा रहा है कि भाई हमें डेटा यहाँ से मिल रहा है। तो जैसे मैंने सेव किया आप देखिए ट्रू है। अब आप बोलेंगे भाई हजम नहीं हुआ, थोड़ा और डिटेल में प्रूफ करो ना, ठीक है करते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, याद रखिए फ्रूट को मैं नहीं बदल रहा, ठीक है, फ्रूट को सिर्फ हमने ARR के अंदर डाला है। तो अगर ARR बदलने से फ्रूट बदल जाए इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि भाई दोनों का लोकेशन सेम है, नाम अलग अलग है। यानी एक घर का दो दरवाजा है, घर एक ही है, सामने से जाओ या पीछे से जाओ। मैंने पीछे गेट से गया, घर में कचरा फेंक दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सामने गेट से आएंगे तो कचरा नहीं दिखेगा, भाई दिखेगा, वो आप ही का घर था ना, अलग घर थोड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे। तो बहरहाल हम लोग कचरा नहीं फैलाएंगे, हम लोग कुछ सामान रख देते हैं घर में। हमने कहा कि एरे डॉट पुश, गौर फरमाएंगे एरे डॉट पुश बोला है हमने, ठीक है, और उसमें हमने एक फल रख दिया क्योंकि हम लोग अच्छे लोग हैं ना, हम लोग कचरा नहीं फैलाते। और हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, कंसोल किसको करेंगे, फ्रूट को। तो अब देखिए फ्रूट में बनाना था, फ्रूट को एरे के अंदर डाला और एरे में एडिशन किया, तो एरे बदलना चाहिए, लेकिन हमारे केस में फ्रूट बदलता है कि नहीं हमें वो देखना है। तो द मोमेंट आप देखते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपके सामने कि यहाँ पर पेयर्स ऐड हो चुका। इसका मतलब एरे का लोकेशन, फ्रूट का लोकेशन मेमोरी में एक ही लोकेशन है, बस ये अलग अलग वेरिएबल उसको एक्सेस कर रहे हैं, यानी दो वेरिएबल एक ही जगह को एक्सेस कर रहे हैं। एक ही घर का दो दरवाजा, अब दर दो की जगह 10 बना लो, वो आपके ऊपर है, लेकिन घर एक है, लोकेशन एक ही है, ठीक है। तो ये भी एक प्रूफ है कि एरे भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया यहाँ पर? बढ़िया, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं बचना चाहिए और बचा नहीं भी होगा, इसीलिए मैं एकदम धीरे धीरे से सिंपल समझा रहा हूँ कि वन टाइम समझे, थोड़ा टाइम लगा के, लाइफ टाइम समझना ना पड़े। और अब यहाँ पर मैं आपको कुछ फन फैक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि एरे में मौजूद है, ठीक है। दिस इज द फन फैक्ट्स, मजेदार है। अब एरे, माना कि एरे एट द कोर ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इस्तेमाल तो एज एन एरे करते हैं ना, इंडेक्स वगैरह, ब्रैकेट्स वगैरह, ठीक है, लेकिन हम लोग एरे को ना ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर पाते हैं कुछ सिनेरियोज में, यानी बकायदा ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे? देखिए, मैंने बोला लेट फ्रूट, हमने फ्रूट का एग्जांपल ये स्पेलिंग गलत दे दिया, हमने लिखा फ्रूट्स और उसके बाद मैंने एक एम्प्टी एरे दे दिया। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि ये एरे है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर। बढ़िया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करके अगर करेंगे ना, 9999 4 9, इसका मतलब क्या होता है, 999 ब्रैकेट मतलब इंडेक्स है। तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि भाई एरे के अंदर जाओ और
9999 इंडेक्स के अंदर एक वैल्यू डाल दो 5 और उसके बाद हम लोग इसको कंसोल करके देखते हैं कि भैया हो क्या रहा है, यहाँ मजाक चल रहा है कि क्या चल रहा है। जैसे ही हमने देखा तो आप देखेंगे ओ माय गॉड, ये तो मजाक हो गया हमारे साथ। तो आप देखिए 9999 यानी 9999 पोजीशन पे इसने 5 डाल दिया और उससे पहले जितना इंडेक्स था सब खाली है और टोटल लेंथ आप देखिए 10,000 हो गए। तो ये थोड़ा फन फैक्ट है। अब ये चीज हम लोग ऐसे एक्चुअली में ऑब्जेक्ट में कर पाते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम लोग डायनामिकली प्रॉपर्टी क्रिएट करते थे ना। अब क्योंकि एरे में प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं था, वहां तो था ही इंडेक्स, लेकिन यहाँ एक ये फन फैक्ट है कि आप ऐसे भी एरे में कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है, हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, बट जाहिर सी बात है ये मुमकिन है, टेक्निकली मुमकिन है। अब बोल सकते हैं एक किस्म से ये ड्रॉबैक है, होना नहीं चाहिए था, एरे में ये हरकत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर का चक्कर होता है कि भाई की दे दो तो वैल्यू आएगा ही आएगा, क्योंकि वहाँ इंडेक्स का चक्कर नहीं होता। और क्योंकि एक्चुअली में ये इंडेक्स एरे यानी हम लोग इसको एज ए इंडेक्स देखते हैं कि भाई ऑर्डर है, लेकिन एरे इसको एज ए की देखता है। तो जैसे हमने 9999 में 5 डाला तो उसको ये लगा कि भाई इस की का इस वैल्यू डाल दो, उसने डाल दिया। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग इसको की वैल्यू में तो नहीं पढ़ते, तो हम लोग इसको इंडेक्स में पढ़ते हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये क्या हो गया, इससे पहले का जितना इंडेक्स था वो खाली और 9999 इंडेक्स में 5 का वैल्यू दे दिया हमें। तो ये एक फन फैक्ट है और आप बोल सकते हैं ये एक ब्लंडर है थोड़ा बहुत जो जावास्क्रिप्ट कर देता है एरे के मामले में। इसको हम लोग रखते हैं ऐसे। फिर एक और चीज आपको दिखाता हूँ मैं अगर बोलूंगा एज फ्रूट डॉट एज इज इक्वल टू 25, आप बोलेंगे यार ये तो ऑब्जेक्ट के साथ होता है ना, क्योंकि ये तो की बनाना हो गया, यानी ये तो बकायदा हो गया कि ऑब्जेक्ट है की डायनामिक तरीके से हमने बनाया और 25 वैल्यू को ऐड कर दिया। एरे में कैसे करे काम करते हैं आप, तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये अब एक बहुत ही अजीब सा चीज आपको दिखने को मिलेगा। यस, दिस इज रियली अजीब चीज, इसको मैं यही बोलूंगा अजीब चीज है, क्योंकि अब तो यहाँ पर इंडेक्स तक नंबर नहीं रहा ना, यहाँ पर आपने लिटरली की बना दिया और उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, जबकि ये एरे है, जबकि ये एक एरे है। ठीक है, तो बहुत सारा लोग यहाँ पर सोचते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, ये नामुमकिन है। तो एक्चुअली में क्योंकि एरे भी एक किस्म का ऑब्जेक्ट होता है ना, एट इट्स कोर ये एक ऑब्जेक्ट ही है, बस ऑब्जेक्ट को थोड़ा स्पेशल तरीके से बनाया गया कि वो एरे की तरह दिखे। ये प्रूफ है इस बात का कि एक्चुअली में एरे एक ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये तो रियल ब्लंडर है, यानी इंडेक्स की जगह आप सीधा नंबर, आप तो सीधा नाम डाल दिए ना, इंडेक्स में तो 00 या नंबर होगा ना, आप तो सीधा एज ही डाल पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो फिर कहाँ से। ठीक है, तो खैर दिस इज जस्ट अ फन फैक्ट, ऐसा कोई यूज नहीं करता। लेकिन आप अगर जावास्क्रिप्ट में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सब चीजें जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, और लिटरली ऐसे बहुत सी लोग जावास्क्रिप्ट डेवलपर है कई सालों से, 2-3 सालों से, पर उनको ये चीज नहीं पता होता। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये नहीं पता वो जावास्क्रिप्ट का अच्छा डेवलपर नहीं है। इन चीजों को सिर्फ जान लेने से आप अच्छे डेवलपर नहीं बनते, लेकिन अगर आप बाकी चीजों को भी सीखते हैं, साथ साथ इनका भी नॉलेज रखते हैं ना, तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है ना, इसमें आपको इंटरेस्ट आता है। और जब आप इंटरेस्ट बिहाइंड द सीन में जगाते हैं ना कहीं आप घूम फिर के जाएंगे लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लो लेवल लैंग्वेज में जागेगा। जावास्क्रिप्ट C++ पे लिखा हुआ है, आपको मन करेगा ये देखने का कि यार सी में कोड कैसे लिखा हुआ रहता है। तो एक्चुअली में अगर आप सच में कंप्यूटर साइंटिस्ट लेवल पे जाएंगे ना, तो जितना कंप्यूटर के आप लो पे जाएंगे आपको उतना इंटरेस्ट जागता है। ठीक है, तो ये भी एक जस्ट इन्फॉर्मेटिव था, तो मैंने इसीलिए बता दिया आपको। अब इसको कमेंट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, दैट्स पॉसिबल बिकॉज एरे इज एन ऑब्जेक्ट एट देयर बेस वी कैन ऐड एनी प्रॉपर्टी टू देम। जैसे मैंने पहले कहा कि एरे भले ही एरे है, लेकिन एट द एंड या एट इट्स कोर ये एक ऑब्जेक्ट है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी को इसमें डायनामिकली ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट में करते थे। हालांकि ये गलत है, लेकिन कर सकते हैं टेक्निकली। और साथ साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने बताया, बट द इंजन विल सी दैट वी आर वर्किंग विद एन एरे एज अ रेगुलर ऑब्जेक्ट। अब जो इंजन है वो इस तरीके से सोचेगा कि आप रेगुलर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, यानी है एरे लेकिन एक रेगुलर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एरे स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन आर नॉट सूटेड फॉर सच केस एंड विल बी टर्न्ड ऑफ, देयर बेनिफिट डिसअपीयर। ठीक है, द वे टू मिस यूज एन एरे, अब कुछ तरीका है जिससे एरे को मिस यूज किया जा सकता है। एड अ नॉन न्यूमेरिक प्रॉपर्टी, जैसे हमने यहाँ एज डाला ना, अब जाहिर सी बात है ये तो नॉन, मतलब ये तो बड़ी बात है ना कि एरे का इंडेक्स होगा, इंडेक्स नंबर होता है, आपने नॉन न्यूमेरिक चीज ही डाल दिया, सीधा एज डाल दिया आपने सीधा प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल है, जैसे एरे डॉट टेस्ट 5 कर देते हैं आप, तो ये बग हो जाता है। मेक अ होल लाइक एरे इतना एंड देन एरे इतना एंड नथिंग बिटवीन देम, यानी आपने एरे का इंडेक्स 0 बनाया और 1000 नंबर इंडेक्स में कुछ डाल दिया, जैसे हमने यहाँ पर किया ना, एम्प्टी एरे बना के और बीच में सब खाली है, तो इससे एरे का मिसयूज हो रहा है। फिल द एरे इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी आप रिवर्स ऑर्डर में एरे फिल कर रहे, ये भी गलत था। ठीक है, ये नहीं करना। प्लीज थिंक ऑफ एरे एज अ स्पेशल स्ट्रक्चर टू वर्क विद एन ऑर्डर्ड डेटा। दे प्रोवाइड स्पेशल मेथड फॉर दैट। एरेज आर केयरफुली टर्न्ड इनसाइड जावास्क्रिप्ट इंजन टू वर्क with contiguous ordered data. Please use them in the way, and if you need arbitrary keys, changes are high that you actually required the regular object.
मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये बताना है कि क्वेश्चन के एतबार से मैंने बताया कि एरे एक स्पेशल स्ट्रक्चर, एक स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, उसको बनाया इस तरीके से गया है कि वो ऑर्डर्ड डेटा पे काम करे इंडेक्स के बेसिस पर, और वो कुछ स्पेशल मेथड्स को प्रोवाइड करता है। और एरे जो जावास्क्रिप्ट इंजन है ना, वो जब एरे में डेटा रखता है तो उसका काम है वो बाय डिफॉल्ट कॉन्टिग्यूअस डेटा स्टोर करेगा। व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्टिग्यूअस डेटा स्टोर? उसका स्टोर मतलब ये है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ऐसा नहीं है कि 5 के बाद सीधा बोलेगा 60। ये उसका काम नहीं है, ये ऐसे नहीं करता। जब हम लोग बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, इसका मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस में। तो अगर आपको कोई ऐसा आर्बिट्री की डालना पड़ जाए फॉर सम रीजन, इस तरीके से ये हरकत अगर करना पड़ जाए तो एरे का इस्तेमाल ना करे खुदारा, आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करिए, ठीक है, वरना बेड़ा गर्क कर देंगे आप। परफॉर्मेंस, जहां तक बात है परफॉर्मेंस का, तो द मेथड पुश एंड पॉप रन फास्ट वाइल शिफ्ट और अनशिफ्ट स्लो। अब अगर आपने शिफ्ट अनशिफ्ट और फास्ट ऑपरेशन को समझा है ना, एक सेकंड में आप जवाब देंगे कि क्यों ये फास्ट होता है और क्यों ये स्लो होता। क्योंकि एंड से निकालना और एंड में डालना ये बड़ा ही आसान है, आपको पूरा एरे को रीअरेंज नहीं करना पड़ रहा है। और यहाँ पर तो भाई शिफ्ट करो या अनशिफ्ट करो, पूरा का पूरा एरे को रीअरेंज करना पड़ रहा है। और अगर एरे में 2000 ऑब्जेक्ट है यानी 2000 एलिमेंट है, तब समझ लीजिए कि 2000 एलिमेंट को रीइंडेक्स करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम लग रहा है ना ऑपरेशन करने में, यही चीज आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखते हैं कि अगर एलिमेंट का साइज ज्यादा है तो वक्त ज्यादा लगेगा। ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पर आप देखेंगे कांस्टेंट है, एलिमेंट एक हो या 1000 हो, भाई लास्ट में ही से उठाना है, लास्ट में ही तो डालना है। मुझे क्या फर्क पड़ता है एलिमेंट एक है या 1000 है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा टाइम तो सेम लगेगा, क्योंकि लास्ट वाला में जाना है उससे उठा लेना है, या लास्ट वाला में जाके डाल देना है, दैट्स इट। लेकिन ये बोलेगा भाई मुझे साइज देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा अरेंज भी तो करना है। 10,000 एरे में आप बोलेंगे स्टार्टिंग से एक इंडेक्स लगाओ, तो पूरा 9,999 इंडेक्स को री इंडेक्स तो करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ ओ। तो खैर इस पे हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे डीएसए के ऊपर जो डिटेल आ रहा है, बट अभी क्योंकि वो टॉपिक टच हो रहा है तो लिहाजा हम लोग बात करते हुए निकल रहे हैं। व्हाई इट इज फास्टर टू वर्क विद एंड ऑफ एन एरे एंड इट्स बिगिनिंग, लेट्स सी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब देखिए वही चीज यहाँ पर समझाया गया है जो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। तो आप चाहे तो इसको आराम से स्लाइड्स तो आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गिटहब का, वहां से आप स्लाइड डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने ऑलरेडी समझा दिया है। अब आते हैं लूप। अब हमारा एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट तो ब्रांड न्यू नहीं बोलेंगे, बट यूज केस ब्रांड न्यू है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, एरे के बारे में हमने देख लिया भैया कि एरे क्रिएट कैसे होता है, फिर हमने देखा एरे को इंडेक्स से एक्सेस कैसे करते हैं, अलग अलग इंडेक्स में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एरे में कोई चीज ऐड करना रिप्लेस करना ये भी कर सकते हैं। एरे में कितना किस्म का डेटा टाइप जा सकता है, सब जा सकता है, जो मर्जी डालिए, वो हमने देखा। सबको एक्सेस करने का तरीका देख लिया हमने, क्योंकि फंक्शन का थोड़ा तरीका अलग था तो इसलिए हमने वो भी बता दिया। लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कैसे करेंगे, सिर्फ लास्ट इंडेक्स को, उसमें हमने दो मेथड देखा, एक क्लासिक और एक नया मेथड। फिर हमने समझा स्टैक और क्यू यानी पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, बहुत डिटेल से हमने इसको समझा। उसके बाद हमने समझा कॉपी बाय रेफरेंस। कॉपी बाय रेफरेंस का मतलब है जिस तरीके से ऑब्जेक्ट काम करता है कॉपी बाय रेफरेंस, उसी तरीके से एरे भी काम करता है कॉपी बाय रेफरेंस। और उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, और उसमें डिस्कस करने के बाद कुछ फन फैक्ट हमने देखा कि भाई ये सब कुछ कांड हो सकता है एरे में जो आपको नहीं करना। और अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई एरे का इस्तेमाल एरे का इस्तेमाल लूप में कैसे करते हैं, या फिर एरे को लूप के साथ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, और मैं देख लेता हूँ एक बार इसके बाद और क्या क्या है। लूप के बाद हमारा न्यू एरे और मल्टी डिमेंशनल एरे भी है, यानी 2D एरे आप कैसे बनाएंगे इस पे डिस्कस करेंगे। टू स्ट्रिंग एरे कंपेरिजन है यहाँ पर, और फिर ये आखिरी टॉपिक और समरी है। चलिए ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ मिनटों में उसको कवर कर लिया जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरे लूप। लूप आपको पता है व्हाइल लूप और फॉर लूप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब आप एरे के साथ काम करें तो 99% आप फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। 99% यूज केस हो सकता है कि जरूरत पड़ेगा तो व्हाइल इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 99% आप फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं यहाँ से लिखता हूँ लेट ARR, और दोबारा से मुझे बनाना पड़ेगा। वैसे मुझे ये एरे लिखने में बहुत दिमाग खराब होता है, बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे नहीं पता आपको पसंद है कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना। मैं तो भाई यहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। मुझे एरे का सिंटेक्स लिखना बिल्कुल नहीं पसंद। ऑब्जेक्ट बड़ा मजा आता है लिखने में, लेकिन एरे लिखने में नहीं पसंद। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फॉर। अच्छा एक बात याद रखिए, बीच में जस्ट मैं 30 सेकंड में बता के ये आगे बढ़ूंगा। कॉपी करना गलत नहीं होता हमेशा। अगर आप एक चीज कॉपी कर रहे हैं जो आपको आता है फिर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे चीज को कॉपी करना जो आपको नहीं आता वो गलत है। तो मुझे इतना तो आता है कि मैं एक फ्रूट के अंदर 3 एलिमेंट डाल सकूं, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया टाइम बचाने के लिए। इसके बाद हम लोग करेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0। फॉर लूप है तो आई, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, ये हमेशा आप करेंगे, ये यूनिवर्सल चीज है। जब आप एरे के साथ रियल वर्ल्ड में काम करेंगे ना, आप ये काम हमेशा करने वाले हैं, एवरी सिंगल टाइम। वो क्या है, वो ये है, आप बोलेंगे आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने फ्रूट लिखा है तो मुझे एरे लिखना पड़ेगा, बल्कि मैं ARR लिख देता हूँ, ARR डॉट लेंथ। और ये
क्या हो गया, अच्छा ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमा दे दिया, जबकि यहाँ पर कोलन जाएगा, कॉमा नहीं जाता। ठीक है, इतना ऑब्जेक्ट बनाया हमने कि लूप में भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया लूप। अब इसके बाद हम लोग इसको बॉडी दे देते हैं ताकि ये एरर थ्रो ना करे, और मैं एंड में ARR और इंडेक्स। वैसे लूप का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मालूम है, हमने समझाया हुआ है, तो यहाँ हम लोग लूप तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन एरे जब लूप के साथ यूज होता है तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें दिख रही है। जैसे मैं सेव करूंगा, ये फॉर्मेट हो गया, और अब देखिए बनाना, एप्पल, बनाना एंड मैंगो मिल गया हमारे पास। इस लूप को जरा डिकोड करते हैं। वैसे तो 60-70% लोग समझ गए होंगे, डिकोड की जरूरत नहीं, पर मैं उन 30% को भी समझा कर ही उठूंगा यहाँ से कि ये क्या काम कर रहा है। ARR हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मुझे नहीं पता कितना है, अभी तो मुझे दिख रहा है ना कि 3-4 एलिमेंट है। मान लीजिए ये एरे बैकएंड से आ रहा है, बैकएंड डेवलपर हमें एरे भेज रहा है, और मुझे पता ही नहीं है कि एरे कितना है, 2 है, 5 है, 500 है, 5000 है, 5 लाख है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। मान के चलिए 50 के अंदर होगा, लेट्स से, लेकिन मुझे नहीं पता कितना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम लोग लूप चलाते हैं तो हमारा गोल तो ये होता है ना कि ये जो भी डेटा आ रहा है हमारे पास, इस पे पूरा लूप चल जाए, तभी तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू को, एलिमेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे ना। तो पूरा लूप चलाने के लिए डेटा का साइज तो मालूम होना चाहिए ना भाई। अगर साइज ही नहीं पता तो किस हिसाब से लूप चलाएंगे। तो एरे का साइज पता करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एरे डॉट लेंथ। मैं करके दिखाऊंगा आपको, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। मैं बोलूंगा भाई लेंथ, ये क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ एन अरे, और यहाँ पर आके मैं बोलूंगा एरे डॉट लेंथ। जैसे मैंने सेव किया, अब देखिए ये बता रहा है लेंथ ऑफ एन एरे इज 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है। मैं एक बार इसको ऐसे उठाऊंगा, मैंने Ctrl+C किया और मैंने इसको कॉपी पेस्ट मार दिया, दिखाने के लिए आपको कि जैसे जैसे ये लाइन बढ़ेगा ना, ये कोड खुद ब खुद आइडेंटिफाई करता रहेगा कि लाइन कितना बड़ा है। अब देखिए अब हो गया 6। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज अगर हम लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली साइज जितना भी बढ़े या जितना भी घटे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एग्जैक्ट साइज मिल जाएगा। तो हमने यही बताया कि आई को 0 से स्टार्ट करो, यानी इंडेक्स 0 होगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग अगर यहाँ पर 1 कर देंगे ना, तो एप्पल को आइट्रेट करेगा ही नहीं लूप, वो लूप स्टार्ट ही बनाना से होगा, जो हम लोग नहीं चाहते। तो हमने कहा आई इज इक्वल टू 0 करो, क्योंकि एरे का पहला एलिमेंट से हमें वैल्यू चाहिए होता है, और एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। फिर हमने बोला कि आई लेस देन एरे डॉट लेंथ करो। अब आसान शब्दों में अगर समझाए तो हमने ये कहा आई लेस देन 3 करो, लेकिन 3 तो आप तब लिखेंगे ना जब आपको पता हो कि एरे में कितना एलिमेंट है। अब आपको तो नहीं पता एरे में कितना एलिमेंट है, तो आपको ये अभी आपने सीखा कि एरे डॉट लेंथ लगा देने से किसी भी अननोन एरे का लेंथ आपको मालूम चल जाता है। तो आपने क्या किया, सिंपल सा यही कोड उठा के यहाँ लिख दिया। आपने बोला अच्छा अब एक काम करो तुम कि आई जब तक एरे डॉट लेंथ से छोटा हो तब तक चलो, यानी जब तक पूरा का पूरा एरे ना घूम लो तब तक ये कंडीशन फॉल्स होगा ही नहीं। और आई प्लस प्लस कर दो, ताकि हर बार एक बार एप्पल में इटरेट करो तो एक बार बनाना में जाओ, फिर एक बार मैंगो में जाओ। ठीक है, बाकी लूप कैसे काम करता है ये डिटेल में हमने फंडामेंटल्स में कवर किया हुआ है। ये लाइन समझ में आ गया, ये लूप का कंडीशन होता है, ये समझ में आ गया। अब लूप का बॉडी समझ लेते हैं। याद करिए कि एरे का इंडेक्स हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, हम लोग एरे लिखते हैं, उस पे इंडेक्स का वैल्यू लिखते हैं। तो ये एरे है, हम लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि ये जो एरे है इसका तमाम इंडेक्स मुझे दिखाओ। अब आप बोलेंगे तमाम इंडेक्स दिखाओ, तो आपने तो यहाँ आई लिखा हुआ है, ये कैसे? उसका पीछे रीजन कुछ यूं है कि ये लूप चलेगा कितनी बार, जितना एलिमेंट एरे में है। क्यों? क्योंकि आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, ये आपको समझ में आ गया। तो अभी हमारे पास 3 एलिमेंट है ना, तो ये एरे 3 बार चलेगा, यानी कंडीशन 3 बार पास होगा। तो जब ये कंडीशन 3 बार पास होगा, ये लूप 3 बार चलेगा। जब ये लूप 3 बार चलेगा तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप का बॉडी में आएगा तो आई का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर इंडेक्स 0 होगा। तो जैसे ये इंडेक्स 0 होगा एप्पल एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब ये कंडीशन चेक होगा तो ये फिर से चलेगा, क्योंकि 3 बार चलना है, एलिमेंट तो 3 है। तो जब नेक्स्ट टाइम बॉडी के अंदर आएगा तो अब आई का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि हमने आई प्लस प्लस किया हुआ था, पहले 0 था। तो जैसे ये आई 1 होगा एप्पल एक्सेस हो जाएगा, और जब थर्ड टाइम ये एक्सेस होगा इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, मैंगो एक्सेस हो जाएगा। जब फोर्थ टाइम ये कंडीशन चलेगा तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई लेस देन एरे डॉट लेंथ नहीं होगा, क्योंकि तब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा और एरे का वैल्यू पहले से ही 3 है, तो ये लूप नहीं चलेगा। हमने लूप तक समझा दिया, क्लियर है? बढ़िया। तो यहाँ किस तरीके से आया आप समझ गए, काफी आसान था वैसे ही। अच्छा, ये एक लूप आपने लिखा। अब एरे के केस में आप एक और लूप भी लिख सकते हैं। कैसे? आप बोलेंगे फॉर, और उसमें आप बोलेंगे लेट ए आर आर ऑफ, बल्कि ए आर बोल देता हूँ, ए आर ऑफ ए आर आर। क्या मतलब, समझाता हूँ, ये भी काफी आसान है। इसके बाद हमने बॉडी दिखा दिया इस तरीके से, और मैंने बोल दिया कि भाई ए आर को प्रिंट करो। तो अब देखिए द मोमेंट मैंने इसको सेव किया, पुराना वाला लूप हमारा बंद है, तो ये भी सेम रिजल्ट दे रहा है। अब आप बोलेंगे भाई तो पहले ये बता देना था ना, इतना लंबा क्यों बताया? पीछे रीजन है, पीछे रीजन ये है ना कि इससे भी आप काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन मैं आपको ट्रेंड इस वे में नहीं कर रहा कि आप जावास्क्रिप्ट में सिर्फ बहुत जान जाए। मैं आपको ऐसे ट्रेन करूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद कोई मर्जी लैंग्वेज उठा ले, आपको वो आसान लगेगा, क्योंकि
ये जो कॉन्सेप्ट है लूप का, एरे का, ये दुनिया का हर लैंग्वेज में तकरीबन सेम होता है, बस सिंटेक्स का फर्क है। और ये जो लूप है, अगर आप डीएसए में सोच रहे हैं फ्यूचर में जाने के लिए, तो याद रखिए दो चीज में अगर आप मास्टर नहीं है, आपसे डीएसए एल्गोरिदम नहीं होने वाला। दिस इज द फैक्ट। अगर आप लूप में मास्टर नहीं है, और उससे भी बढ़ के अगर आप नेस्टेड लूप में मास्टर नहीं है, और आप फंक्शन में मास्टर नहीं है, एल्गोरिदम आपसे नहीं लिखा जाएगा मेरे भाई। दिस इज द नेकेड ट्रुथ। और अगर आप लिख भी लेते हैं, यू कैन नेवर एवर अंडरस्टैंड इन डिटेल, क्योंकि मोस्टली एल्गोरिदम नेस्टेड लूप और फंक्शन रिकर्जन से ही चलता है, मोस्ट ऑफ 99% एल्गोरिदम। ठीक है, तो फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए हमने फॉर लूप को समझाया, और वैसे ही आसान था, सब समझ के होंगे। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफी आसान तरीका है, वैसे कुछ करना ही नहीं है आपको, सिर्फ आप ये एक वेरिएबल बना लिया आपने, यानी ये वो आई है बेसिकली जो यहाँ पर था, लेकिन अभी ये आई इंडेक्स नहीं है, पूरा का पूरा वैल्यू के साथ है। तो मैंने ARR बोला, उसके अंदर डाल दिया, तो अब इसके पास सिर्फ इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स भी है, वैल्यू भी है, और हमने प्रिंट करवा दिया, तो डायरेक्ट इसने वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को आइटरेट करते थे, याद करिए, हम लोग ऑब्जेक्ट को फॉर लूप से आइटरेट नहीं करते थे। हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे आइटरेट करते थे? हम लोग इस तरीके से इटरेट करते थे कि लेट की इन, लेट होगा यहाँ पर, लेट की इन ARR, तो ARR के जगह हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते थे, और यहाँ पर क्या करते थे, कंसोल में जाके हम लोग बोलते थे की, बल्कि की नहीं, ARR, और उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, की। तो अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और ये भी एक प्रूफ हो जाता है कि भाई ऐसे ही सेम हम लोग ऑब्जेक्ट का की आइटरेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इंडेक्स आइटरेट कर लिया, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, और ये बिल्कुल सेम है। आप, बल्कि मैं क्या करूं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे सब्र ही नहीं होता, क्या करें, मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए, एक ऑब्जेक्ट बना के एकदम इसी में, ऑब्जेक्ट भी मैं सेम नाम से बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर बोलूंगा लेट ARR, और हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया आपके सामने, और मैं बोलूंगा नेम रोहन, और मैं बोलूंगा एज 28। अब आप देखिए, मैंने इसको बना के इसको बदला तक नहीं, इसने खुद मुझे रोहन और 8 दे लिया, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट एरे और ऑब्जेक्ट में बिल्कुल पानी की तरह हो गया होगा। अब जरा हम लोग चलेंगे स्लाइड्स की तरफ। लूप हमारा लगभग कवर हो चुका है, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, बट दैट्स एक्चुअली अ बैड आइडिया, देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विद इट। यानी ये काम आपको नहीं करना है बाय द वे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो हर प्रॉपर्टी पे आइटरेट करेगा, ना कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पे भी वो आइटरेट करेगा, जो कि आप नहीं चाहते। और गलती से नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आप डाल सकते हैं, हमने यहाँ पर डाल के देखा था ना, ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। तो बेस्ट यही है कि आप फॉर लूप इस्तेमाल करिए, ये मत इस्तेमाल करिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तरह। और यहाँ पर हमने बताया सो इज आल्सो कॉल्ड एरे लाइक ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर एंड अदर एनवायरनमेंट दे लुक्स लाइक एरे। ठीक है, और यहाँ पर वही बात बताया कि नॉन न्यूमेरिक प्रॉपर्टी भी यहाँ पर चल सकता है। और ये जो लूप है ना, इसको फॉर इन लूप कहा जाता है। आप यहाँ पर इन कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, फॉर इन लूप, और ये ऑप्टिमाइज हुआ है जेनेरिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर इन लूप को बनाया ही ऑब्जेक्ट के लिए गया है, ना कि एरेज के लिए। एरेज के लिए स्पेशलाइज्ड लूप अगर आपको देखना है, तो वो फॉर ईच लूप बनाया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर ईच लूप, जो मैप और सेट्स के साथ इस्तेमाल होता है। एंड थस 100 माइनस इतना कि स्लोअर, ऑफ कोर्स इट्स वेरी फास्ट, स्पीड में ओनली मैटर ऑन द बॉटलनेक अवेयर ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल जो बात हमने बताई, यानी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, उसी में से बात बताया। सिर्फ यहाँ एक्स्ट्रा ये था कि ये वाला जो फॉर इन लूप है, ये ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, आपको एरे में इस्तेमाल नहीं करना। आप फॉर ऑफ कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तो मैं बोलूंगा फॉर लूप ही है। जनरली वी शुडंट यूज फॉर इन फॉर एरे, जैसे मैंने बताया। अ वर्ड अबाउट लेंथ, अब लेंथ के बारे में कुछ जुमला कह दिया जाएगा, यानी लेंथ के बारे में कुछ बात कह दी जाए, तो यहाँ पर जो लिखा है उसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेंथ हमने काफी मर्तबा इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पर कुछ चीज हमने लिखा है, द लेंथ प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अपडेट्स व्हेन वी मॉडिफाई द एरे। जैसे जैसे आप एरे को मॉडिफाई करते हैं, लेंथ प्रॉपर्टी खुद से चेंज हो जाता है, जाहिर सी बात है, तभी तो यहाँ पर एरे डॉट लेंथ काम कर पा रहा है ना। टू बी प्रिसाइज, इट इज एक्चुअली नॉट काउंट ऑफ value in an array but the greatest numeric index plus 1, यानी greatest numeric index plus 1 कर देता है वो। क्या मतलब? for instance a single element with a large index with big length। क्या मतलब? अब आप देखिए, यहाँ पर इसको जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा कोड है और यहाँ एक्सप्लेन करने लायक कुछ ज्यादा है नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 24 आ रहा, हमने एक एंटी एरे क्रिएट किया, उसका इतना नंबर इंडेक्स में एप्पल डाला, लेकिन जब हम लोग उसका लेंथ चेक कर रहे हैं तो 123 आना चाहिए था ना, बट हमें क्या आ रहा है 124, जो कि अलर्ट में आपको भी दिखा। ऐसा क्यों? नोट दैट वी यूजुअली डोंट यूज एरे लाइक दिस, क्योंकि हम लोग आमतौर पे एरे ऐसे इस्तेमाल करते नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट का तरीका था ना। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली में जो एरे का लेंथ होता है ना, यानी जो लेंथ प्रॉपर्टी है ना, उसको आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूं लेट ARR, और यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया 1 2 3 4 5 और 6, मैंने एक छोटा सा 6 एलिमेंट का एरे बना लिया। ठीक है, सब में नंबर है। अब मैंने क्या किया, एरे डॉट लेंथ, सो द मोमेंट मैंने एरे डॉट लेंथ किया, मैं इसको
कंसोल करूंगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से और भी ज्यादा वर्बोसिटी के लिए। तो मैंने एरे डॉट लेंथ किया, आप देख सकते हैं एरे डॉट लेंथ 6 आ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया ना, हमने उसके बाद क्या किया, हमने बोला एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 2। क्या मतलब, हमने एरे का लेंथ ही घटा दिया। मजे की बात यह है कि आप एरे का लेंथ तक सेट कर सकते हैं। हमारा एरे का लेंथ तो 6 था ना, हम लोग उसको 2 बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद मैं कंसोल करूंगा एरे को अगर मैं कंसोल करूं तो आप देखिए क्या हुआ। हरकत ये हुआ कि पहले तो 6 था, उसके बाद जब मैंने लेंथ को 2 किया तो आप देखिए जितना भी एलिमेंट था पीछे का वो सब गायब और सिर्फ 1 2 रह गया। फिर अगर मैं इस तरीके से एरे डॉट लेंथ कर दूं और लेट से मैं वापस से 5 या 6 कर देता हूँ, लेट से मैं दोबारा से इसको 6 कर देता हूँ और दोबारा से इसको कंसोल करूंगा, तो अब आप देखिए क्या होगा। गड़बड़ समझ में आया आपको? जैसे ही मैंने एरे डॉट लेंथ को छेड़ा 2 में, वो 2 तो हो गया, लेकिन 2 बल्कि मैं इसको यहाँ से ऐसे करूंगा ना एक बार, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखिए, पहले तो एरे का लेंथ 6 था, हमने उसको छेड़ा और 2 बना लिया। जब 2 बनाया तो आगे का 3 4 5 6 उड़ गया और 2 था। लेकिन जब दोबारा हमने 6 बनाया तो 1 2 अभी भी है, लेकिन बाकी सब खाली है। यानी उसने एम्प्टी लेंथ ऐड कर दिया, एम्प्टी लेंथ ऐड कर दिया। और इससे भी मजे की बात यह है कि इस हरकत के बाद अगर मैं कंसोल करवाऊं एरे का इंडेक्स 3 लेके आओ, क्योंकि आप देख सकते हैं ना इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 नहीं है यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ भाई 3 लेके आओ, तब क्या होगा? अब देखिए ये अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ है ही तो नहीं। तो इसका मतलब क्या एम्प्टी स्पेस लिया हुआ है? जी बिल्कुल एम्प्टी स्पेस लिया हुआ है। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है। तो आप एक काम करेंगे, आप एरे डॉट लेंथ इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे लेंथ 6 है, लेकिन एलिमेंट कितना है? सिर्फ 2। तो जो खुद लेंथ प्रॉपर्टी है एरे का, आप उसी को बदल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या होता है एरे को क्लियर करने के लिए? आप सिंपल से इस्तेमाल करें कि भाई एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। और उसके बाद आप कंसोल करवा दें नीचे, तो आप देखेंगे सिंपल हो गया, एरे एम्प्टी हो गया। यहाँ पर आपने जो भी कांड किया था उसके बाद एरे खाली कर दिया आपने। ठीक है, तो ये सब चीज एरे में हो सकता है। आप पूरा का पूरा जो अपना टाइटल लेंथ होता है ना, उसको ही छेड़ सकते हैं एरे में। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एरे से रिलेटेड था जो मोस्ट ऑफ द लोग डिस्कस नहीं करते, पर हमने डिस्कस किया क्योंकि हमें बनना है जावास्क्रिप्ट डेवलपर मास्टर लेवल पे। और ये हमारा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, अभी तो एडवांस टॉपिक हमने टच भी नहीं किया ठीक से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू अरे एंड मल्टी डिमेंशनल अरे। अब ये एक ब्रांड न्यू टॉपिक है, पीछे इसका कोई वास्ता नहीं है। पीछे में जो भी पढ़ा वो एक सेपरेट टॉपिक था, उसका कोई वास्ता नहीं है। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था फन फैक्ट। उसके बाद हमने एरे में लूप देखा, 3 किस्म का लूप चला सकते हैं। एक क्लासिक फॉर लूप, एक फॉर ऑफ लूप जो कि चला सकते हैं एरे में, और एक है फॉर इन लूप जो कि आपको नहीं चलाना, इट्स नॉट रिकमेंडेड क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्टिमाइज है। इसके बाद हमने देखा कि आप जो लेंथ प्रॉपर्टी है ना उसको ही छेड़ सकते हैं। छेड़ने से मुराद है कि उसको ही बदल सकते हैं एरे में। और इसके बाद अब फाइनली हम लोग आके क्या पढ़ेंगे, न्यू एरे क्या होता है, विच इज रियली इजी। 5 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है। और फिर हम लोग मल्टी डिमेंशनल एरे को, जो हमारा एक सेकंड बड़ा टॉपिक है, हालांकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन बड़ा है। कुछ सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ सिनेरियो में नहीं होता है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले हम लोग एरे समझते हैं, यानी न्यू एरे क्या होता है, ये किस बला का नाम है। काफी सिंपल है। देखिए एरे क्रिएट करने के लिए हमने देखा था ना 2 तरीका होता है एरे क्रिएट करने का। यहाँ पर हम दिखाया था एज यू कैन सी न्यू एरे। तो एक होता है कि इसी के अंदर आप एरे का वैल्यू डाल दीजिए, न्यू एरे। और एक यहाँ पर क्या है कि एम्प्टी एरे के अंदर वैल्यू डालिए। अब सवाल आप ये पूछेंगे भाई दोनों अलग अलग तरीके से अगर करेंगे तो सवाल ये है कि फर्क क्या है दोनों। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या है। न्यू एरे किया हमने और इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं इजिली एप्पल डाल दिया हमने इसके अंदर, फिर हमने इसके अंदर बनाना डाल दिया, फिर हमने इसके अंदर मैंगो डाल दिया, मैंगो। ठीक है, 3 चीज डाल दिया हमने। कंसोल करके देखेंगे कुछ फर्क है कि ये भी नॉर्मल एरे की तरह है, तो आप देखेंगे भाई कोई फर्क नहीं है, नॉर्मल एरे की तरह है। 3 एलिमेंट एरे के अंदर मौजूद है। अब यहाँ से एरे जो क्रिएट किया और पुराना वाला एरे क्रिएट करते हैं वो लगभग सेम ही है, मतलब आप सेम पकड़ के चले। और आमतौर पे आप ये इस्तेमाल करते हुए लोगों को नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सिंपल और शॉर्टर होता है, इजी तरीका। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके से जो आपने एरे क्रिएट किया ना, इसमें कुछ चीज आप कर सकते हैं जो वहां आप नहीं करते। वो क्या चीजें हैं वो भी देख लीजिए। अब मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, यानी मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने तो न्यू एरे लिखा। यहाँ से को पायलट को बंद करूंगा, यहाँ से हमने न्यू लिखा और एरे लिखा, न्यू एरे हो गया, बढ़िया। अब इसके अंदर अगर हम लोग सीधा लिख देते हैं 4, अब इसका क्या मतलब है? हमने तो आइटम दिया ना, हमने सिर्फ 4 दे दिया, तो इसका क्या मतलब है? क्या न्यूमेरिक 4 सिंगल आइटम की तरह स्टोर होगा या फिर क्या होगा? तो आइए वो भी देख लेते हैं। हमने जैसे ही 4 दिया और उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग कंसोल करके देखेंगे कि भाई ये ARR है क्या। तो आपने देखा भाई ये क्या मजाक चल रहा है, इसने तो 4 खाली एलिमेंट डाल दिया, यानी एरे में 4 एलिमेंट डाल दिया और चारों का चारों खाली है। एज यू कैन सी एम्प्टी x4 सब एम्प्टी है। तो जाहिर सी बात है अगर सब एम्प्टी है तो द मोमेंट आप किसी को भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, चाहे मैं इसको एक्सेस करूं या मैं 1 लिख के एक्सेस करूं, सब में अनडिफाइंड आएगा। लेकिन अगर मैं एरे डॉट लेंथ चेक करूं तो जो एरे क्रिएट करते वक्त नंबर दिया था वो हमें दिखाएगा। यानी हम लोग एरे का लेंथ डिक्लेयर कर सकते
सकते हैं विदाउट आइटम। तो ये सब किस्म का प्रॉब्लम से बचने के लिए कि बंदा हैरानी ना हो जाए कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, अरे में आइटम वाइटम कुछ नहीं है फिर भी लेंथ काउंट किया जा रहा है, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही थोड़ा सा बात था न्यू एरे से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप देखिए मल्टी डिमेंशनल एरे हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मल्टी डिमेंशनल एरे को डिटेल में समझते हैं, विच इज जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर करना है ये चीज, तो मैं बोलूंगा मल्टी डिमेंशनल अरे। ठीक है, मल्टी डिमेंशनल अरे, मैंने बोला लेट मैट्रिक। अब आपको पता है मल्टी डिमेंशन की जब बात करते हैं तो घुमा फिरा के दिमाग में मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पर दिया। गौर करिए यहाँ पर कि मल्टी डिमेंशनल एरे को अच्छे तरीके से समझेंगे कैसे करके लिख कर। हमने इसको नीचे लाइन पे लेके आ गए जैसे ऑब्जेक्ट को लेके आते थे। अब इसके अंदर मैं 3 एरे बनाऊंगा। आप बोलेंगे ये क्या मजाक है, देखो एक एरे, दूसरा एरे, तीसरा है, ये मैं ऐसे बनाऊंगा। मैंने सेव कर दिया, तो अब देखिए ये खुद ब खुद प्रीटियर ने क्या किया, खुद ब खुद उसको स्ट्रेट कर दिया क्योंकि वो एम्प्टी एरे था। तो मैं नीचे करूंगा दोबारा से, इसको भी नीचे करूंगा, इसको भी नीचे करूंगा और इसको भी नीचे करूंगा। अब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा। तो जाहिर सी बात है ये खुद में एक एरे है, तो एरे में वैल्यू कैसे डालते हैं, अगर मैं नंबर डालूंगा तो कॉमा सेपरेट करके 1 2 3, फिर मुझे यहाँ डालना है तो मैं बोलूंगा 4 5 6, और फिर मुझे यहाँ डालना है तो मैं बोलूंगा 7 8 9। और अब अगर मैं सेव करूंगा तो अब देखिए अब प्रीटियर ने एक लाइन पे नहीं किया, अब प्रीटियर समझ गया कि हाँ अब ये सही तरीका है लिखने का। तो आप देख सकते हैं हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर 3 छोटा छोटा एरे बना दिया। इसका मतलब नेस्टेड एरे, इसको आप मल्टी डिमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है इसको एक्सेस कैसे करेंगे या कंसोल। तो पहले हम लोग नॉर्मल कंसोल करके देखते हैं। तो हमने मैट्रिक्स किया कंसोल, तो आप देखिए यहाँ किस तरीके से आ गया कि 3 आइटम जो है ना एरे में वो तीनों ही एरे है, यानी एरे के अंदर 3 आइटम है। ये पूरा एक आइटम कंसिडर हो रहा है, ये दूसरा आइटम कंसिडर हो रहा है, ये तीसरा आइटम कंसिडर हो रहा है, और ये जो फर्स्ट आइटम है ये खुद में एरे है। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखिए ये 3 फिर मजीद एरे है, यानी 0 इंडेक्स पे पहला एरे दिख रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरा एरे और थर्ड इंडेक्स पे तीसरा। तो इसको भी मैं मजीद खोल सकता हूँ एज यू कैन सी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें से अगर मुझे एक्सेस करना है कोई एक चीज तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो अगर मैं मैट्रिक्स में जाके 0 कर दूं तो क्या एक्सेस होगा, तो आप देखिए क्या एक्सेस हुआ, 1 2 3 एक्सेस हुआ, यानी 0 एलिमेंट। अच्छा, अगर मैं 1 करूंगा तो अंदाजा लगा लिया होगा 4 5 6 यानी सेकंड एलिमेंट। 2 किया तो ये भी अंदाजा लगा लिया होगा 7 8 9, बढ़ गया। इतना तो समझ में आया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 0 इंडेक्स किया, यहाँ पर आ रहा 1 2 3, अगर मुझे 2 को एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। 2 को कैसे एक्सेस करूंगा, दिस इज द पॉइंट। तो आपको पता है मैट्रिसेस किस तरीके से होता है, रोज एंड कॉलम के एतबार से होता है। ये जो 1 4 7 है ये कॉलम है ना, आपको कॉलम दिख रहा है ना, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, और ये पूरा एक रो है। इसीलिए प्रीटियर आपको इस स्क्वायर स्ट्रक्चर में सजा के दिया ताकि आप रोज को इजीली समझ सके कि 1 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 7 है, ये एक कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है 2 5 8, और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, अगर स्ट्रेट में लिखा होता ना तो आपको कॉलम समझ में जल्दी नहीं आता। और सेम है, अगर आप रो देखेंगे तो 1 2 3 सिंगल रो में है या फर्स्ट रो में है, 4 5 6 सेकंड रो में है, और 7 8 9 थर्ड रो पे है। अब एक इंपॉर्टेंट और अहम कायदा यानी रूल, बहुत इंपॉर्टेंट सिंटैक्टिकल रूल है, जब आप मैट्रिक्स में एक इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं यानी पहला इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा रो के लिए ही होगा, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए आप देखिए जब मैंने 0 बोला तो 1 2 3 आया पहला रो, जब मैं 1 बोलूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर 4 5 6 आएगा विच इज सेकंड रो। सेकंड रो से मुरा 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, और अगर मैं यहाँ पर 2 डाल दूं तो आप देखिए हमें लास्ट रो मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो तो रो के लिए है। तो सवाल ये पैदा होता है अगर कॉलम भी एक्सेस करना है तो मैट्रिक्स में आपको एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर कॉलम डिसाइड होगा, तो रो 1 को पहले हमने एक्सेस किया, मान लीजिए मैं रो 0 में चला जाता हूँ, मैंने रो 0 को एक्सेस किया, मतलब अब इस रो में हम लोग बात करेंगे, ये दोनों रो एलिमिनेट हो चुका है, हम लोग इस रो के अंदर आ चुके हैं। अब इसमें 3 कॉलम्स है, इस रो में 3 कॉलम है, एक 1 का कॉलम, एक 2 का कॉलम, एक 3 का कॉलम। तो कौन सा एक्सेस करना है, तो अगर मैं 0 करूंगा तो 1 का कॉलम एक्सेस हो जाएगा। करके देखते हैं क्या मुझे 1 दिखता है, बिल्कुल मुझे 1 दिख गया। अगर मैं 1 कर दूं यानी इंडेक्स 1 करूं तो ये इंडेक्स 0 था, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं बल्कि 1 लिख दूं तो मुझे 2 एक्सेस होना चाहिए, बिल्कुल 2 एक्सेस है। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं बल्कि 2 लिख दूं तो अगर मुझे 3 एक्सेस होना चाहिए। चलिए अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला चलो ये वाला 5 को एक्सेस करके दिखाओ, 5 को एक्सेस करके दिखाओ। पहला आता है रो का कॉन्सेप्ट ना, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसको आपको एक्सेस करना है वो किस रो में आता। तो आपने बताया 0 रो है, ये 1 रो है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1 क्योंकि आपको फर्स्ट रो के अंदर जाना है ना। जब फर्स्ट रो में आप चले गए तो आपको देखना है कि रो में एलिमेंट कितना है, तो आप देखिए आपने देखा 3 एलिमेंट है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 5 कितना नंबर इंडेक्स पे पड़ा, तो ये 0 नंबर पे है, 5 1 नंबर पे है, 6 2 नंबर पे है। तो बोलेंगे नहीं यहाँ पर 1 करना पड़ेगा तब जाके 5 एक्सेस होगा। और अगर आपने ये गेस किया है तो रिजल्ट आपको राइट हैंड साइड में 5 दिख जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने। ये इसका मतलब क्या है, कांग्रेचुलेशंस, आपने मैट्रिक्स समझ लिया। इतना ही सिंपल है मैट्रिक्स, दैट्स इट। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया खत्म, और कुछ इसमें एडवांस इस लेवल पे आपको जानना ही नहीं,
उतना ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर इसको इस तरीके से लिखा हुआ रहे, इस तरीके से अगर लिखा हुआ रहे, तो अच्छा खासा बंदा भी एनालॉजी नहीं लगा पाता कि यार ये पहला ये कॉलम है, इसके नीचे 4 है, और एक्चुअली में ये 1, 4 और 7 पहला कॉलम बनता है, 2, 5 और 8 दूसरा कॉलम बनता है, 3, 6 और 9 तीसरा कॉलम। मतलब काफी कंफ्यूजिंग होता है ना, रीडेबिलिटी खराब होता है। इसीलिए अगर आप प्रीटेयर इस्तेमाल करते हैं, वो खुद ब खुद आपको बेस्ट फॉर्मेट में लाके नहीं देता, ठीक है। तो इससे पढ़ना काफी ईजी हो जाता है, इवन अगर आपका बड़ा हो तब भी, यानी मैट्रिक्स अगर आपका बड़ा हो तब भी। अब हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब ये तो 2 डायमेंशनल था ना, दिस इज 2D ना, ये 2D एरे था। अब हम लोग 3D एरे भी बनाएंगे। हालांकि आमतौर पे 3D एरे आप इस्तेमाल नहीं करते, यानी आमतौर पे किसी भी डोमेन में आप 3D एरे इस्तेमाल नहीं करते अनटिल अनलेस कि आप कोई फिजिक्स सिमुलेशन करे, ज्योमेट्री का कोई प्रोजेक्ट में काम करे, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट में जहां पर 3 डायमेंशन के साथ आपको काम करना हो। और आमतौर पर जब भी 3 डायमेंशन के साथ आप काम करते हैं ना, तो आपके पास लाइब्रेरीज मौजूद होता है, उसका फंक्शन को उठाते और अप्लाई करते हैं। आप कभी भी 3 डायमेंशन एरे को इस तरीके से कैलकुलेट करके नहीं करते, इट्स रियली डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 3 डायमेंशन एरे किस तरीके से बनाया जाता है। 2 डायमेंशन तो आप समझिए, यानी 2 डायमेंशन से मुराद है कि यहाँ पर 2 डायमेंशन। अच्छा, फर्क कैसे करेंगे कि ये 2 है और ये 3 है, क्योंकि हमने तो यहाँ मल्टी डायमेंशन लिखा है। समझा देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग 3 जनरेशन, नॉट 3 जनरेशन, 3 डायमेंशन के एरे जैसे क्रिएट करूंगा ना, मैं क्यूब नाम देता हूँ उसको, तो आप समझ जाएंगे। ये पहले भी किया था हमने, बल्कि ये नहीं किया था, हमें तो ये लगाना है ना। हाँ, ये हमने पहले भी किया था, बढ़िया। अब आप गौर फरमाएंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। ये अब हमने ये भी कर दिया, यानी एक बड़ा एरे, उसके अंदर एक छोटा सा एरे, और इसके अंदर हम लोग बनाते हैं 1 और 2 एरे। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉमा देते हैं इस तरीके से, और फिर इसके अंदर बनाते हैं 1 और 2 एरे। यानी अब ये एक स्ट्रक्चर देखते ही आप सोच लोगे भाई ये क्या बना दिया, ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए आमतौर पे 3 डायमेंशनल एरे के साथ आप कभी ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। अब हमेशा इसके लिए लाइब्रेरीज और चार्ट्स वगैरह, मैटप्लॉटलिब वगैरह इस्तेमाल करके आप एनालाइज करते हैं। बट मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं सेव करूंगा अभी, ये सब एक लाइन में कर देगा इसको, तो मैं इसीलिए नंबर डाल के सेव करूंगा ताकि एक लाइन पे ना करे। तो मैंने बोला 1, 2 और 3, और यहाँ पर मैंने बोला 4, 5 और 6, यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आके मैंने बोला 7, 8 और 9, और यहाँ पर आके मैंने बोला 10, 11, बल्कि 11 एंड 12। अब जैसे मैं सेव करूंगा, आप देखिए इसने सेट कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब ये जो सेटिंग है, ये किस तरीके से हुआ है, देखिए ये तो सबसे पहला एरे, और VS कोड का बेनिफिट आप देखिए, हर एरे का जो कलर है उसको बदल दिया उसने, ताकि आपको पता रहे ये सबसे पहला एरे है, यानी ये 1 डायमेंशन एरे है, ये 1 डायमेंशन है। जैसे इसके अंदर एक एरे बना, ये 2 डायमेंशन एरे बन गया, ये 2 डायमेंशन है। हमारे केस में आप देखिए, ये 1 डायमेंशन था, ये 2 डायमेंशन हो गया। लेकिन यहाँ पर इस 2 डायमेंशन के अंदर एक और एरे भी है, तो ये 3 डायमेंशन एरे हो गया, ठीक है। अगर अगर आप इसको इस तरीके से बना देना, और फिर यहाँ पर एक एरे बना दे, अब ये 4th डायमेंशन एरे बन गया, यानी इस तरीके से। इसको सेव करूंगा, आप देखिए और खतरनाक बन गया। तो जाहिर सी बात है, इतना खतरनाक कभी भी आप जाते नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे या इसको एक्सेस कैसे करेंगे, वैसे तो अगेन मैंने जैसे बताया आपको कि 3 डायमेंशन एरे को आप नॉर्मल इस तरीके से नहीं करते, और अगर 3 डायमेंशन एरे आप इस्तेमाल भी करते हैं ना, उसके लिए आप बहुत रेयर जब कोई डोमेन में काम करेंगे तब, और उसके लिए अलग से प्रैक्टिस 10-15 मिनट कर लेना इज मोर देन इनफ, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे एक्सेस करेंगे, ताकि आपको नॉलेज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्यूब हमने दिया, अब आपने एनालॉजी लगा लिया होगा कि भाई 1 डायमेंशन में 1 ब्रैकेट था, 2 डायमेंशन में 2 ब्रैकेट था, तो 3 डायमेंशन में 3 ब्रैकेट होगा। यस, बिल्कुल सही बात है, 3 डायमेंशन में 3 ब्रैकेट होता। अब मान लीजिए मैंने पहला ब्रैकेट दिया और लिखा 0, तो आप गौर करिए मुझे क्या आया। फर्स्ट डायमेंशन जब मैंने मारा, तो ये बता दिए फर्स्ट डायमेंशन मैंने एक्सेस किया, तो इसके अंदर मुझे 2 अलग अलग डायमेंशन मिल रहे हैं। वो ये बता रहा है कि भाई ये जो फर्स्ट डायमेंशन आपने एक्सेस किया, इसमें 2 और डायमेंशन है अलग अलग से, 2 एरे नहीं है, 2 डायमेंशन है, ठीक है। हमने बोला अच्छा, थोड़ा मजीद इसको खोलते हैं। हमने बोला भाई फर्स्ट डायमेंशन में से, यानी पहला डायमेंशन के अंदर फिर पहला डायमेंशन, तो अब कौन सा एक्सेस होगा, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एक्सेस हो गया। समझ में आ रहा है। अब अगर मुझे 4, 5, 6 एक्सेस करना है, तो मैं यहीं से 1 कर दूंगा, तो आप देखिए 4, 5, 6 एक्सेस हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आप डायमेंशन कवर करने के बाद ये सेकंड में आप रो सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और सवाल है, अगर मैं 1 के बाद 2 करूँ तो क्या होगा, प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो एक एरे है ये अलग डायमेंशन है और ये अलग डायमेंशन है। तो अभी आप जब 0 कह रहे हैं ना, तो आप इसके अंदर घूम रहे हैं, और इसके अंदर 2 ही रो है, तो इसीलिए 2 अनडिफाइंड हो गया। अगर आप इस डायमेंशन में जाना चाहते हैं, तो ये 0 इंडेक्स पर है और ये 1 इंडेक्स पर है, तो आपको इसको करना पड़ेगा 1 और आप इसको करेंगे 0। तो अब आप देखिए, जैसे आपने इसको 1 किया, अब ये डायमेंशन से बाहर निकल के आप इस डायमेंशन में आ गए, और इस डायमेंशन में 0th रो कौन सा है, ये वाला। अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे तो 10, 11, 12 आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो इंडेक्स कवर कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड इंडेक्स कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा भाई आप 3 एक्सेस करके दिखाओ। तो 3 नंबर को एक्सेस करने के लिए आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो आपको पहले इस डायमेंशन को एक्सेस करना पड़ेगा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। तो ये 0 में है, ये 1 में है, तो मैं 0 एक्सेस
एक्सेस करूंगा, मैंने कर दिया। अब मैं बोलूंगा जब इस डायमेंशन के अंदर चला गया तो 2 रो है, यानी ये 0 रो है, ये 1 रो है, तो मुझे तो 3 एक्सेस करना था, मैं 0 रो को एक्सेस करूंगा, जबकि अभी मैं 1 कर रहा हूँ तो मैं 0 में जाऊंगा। तो एक बार मैं वेरीफाई करूंगा कि 0 एक्सेस करने के बाद 1 2 3 मेरे सामने है कि नहीं। तो आप देखिए मेरे सामने 1 2 3 है। अब मैं जाके कॉलम एक्सेस करूंगा, विच इज रियली इजी। आप बोलेंगे भाई 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, तो मैं यहाँ पर जाके सिंपल सा क्या बोलूंगा, 0 इंडेक्स पे ये एक्सेस होगा, 1 इंडेक्स पे ये होगा, 2 इंडेक्स पे ये, मैं बोल दूंगा 2। और द मोमेंट मैं बोलूंगा 2 तो आप देखिए हमने किस तरीके से नेविगेट करके 3rd इंडेक्स तक पहुंच गए। अब मैं आपको बोलूंगा भाई 5 इंडेक्स पे कैसे जाते हैं आप बताओ, तो कमेंट में आपको बताना है, और आई होप आपने बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है भाई कौन सा इंडेक्स, कौन सा डिमेंशन है, पहला या दूसरा। तो हमारे पास ये पहला डायमेंशन है, हम 0 में है, बिल्कुल सही है। रो कौन सा है, पहला या दूसरा, हम लोग दूसरे रो पे यानी फर्स्ट इंडेक्स, तो इसको 1 करना पड़ेगा। ये 5 किस कॉलम में है, 0 1, तो हमें यहाँ पर 1 करना पड़ेगा। अब आप देखिए मैं बार बार चेक नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा मुझे 5 डायरेक्ट मिलेगा। अब मैं बोलूंगा भाई मुझे 11 एक्सेस करके दिखाओ, लास्ट ट्राई। तो जैसे 11 एक्सेस करना होगा तो ये 0 इंडेक्स पे डायमेंशन है, ये 1 इंडेक्स पे है, मैं डायरेक्ट यहाँ से 1 करूंगा कि भाई मुझे 1 में जाना है। 1 में जैसे ही मैं गया, अब ये 0 है और ये 1 है, मुझे तो 11 करना था, तो मैं 1 पे जाऊंगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये 0 इंडेक्स है और ये 1 है, तो यहाँ भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 1 1 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में आप देखिए 11 मिलेगा आपको। तो आप क्यूब को एक्सेस करना भी सीख गए, ठीक है, विच इज रियली डिफिकल्ट। बिगनर्स के लिए ये चीज समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई होप मैं आपको समझा पाया सक्सेसफुली, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए, बिलीव मी, मोर देन इनफ, आपने एरे के बारे में सीख लिया अगर आप इसको समझ गए तो, ठीक है। बाकी जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, शायद ही कभी प्रोजेक्ट में भी 3D से रिलेटेड कुछ चीज टॉपिक आपके आएगा, अगर आया तो उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लाइन्स है जो देख लेते हैं। व्हाइल मल्टी डिमेंशनल एरे कैन बी यूजफुल, बी अवेयर दैट डीपली नेस्टेड एरे कैन बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज। जैसे मैंने बताया, इन मेनी केस यूजिंग ऑब्जेक्ट विद मीनिंगफुल प्रॉपर्टी मीन्स माइट बी मोर मेंटेनेबल। अब यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखा है ना, वो अलग पर्सपेक्टिव से लिखा है। हमने ये बोला कि अगर आप एरे को नेस्टेड बनाते हैं, इससे बेहतर है आप ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बना लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा, जो कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में आप काम करते हैं। जब आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इस फेज 2 का जो आखिरी वीडियो है ना, वो जेसन के ऊपर ही है। ये तो कंसीडर हो गया कि भाई नेस्टेड एरे इस्तेमाल मत करो, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे इस्तेमाल करो। लेकिन नेस्टेड एरे का इस्तेमाल तब होता है जब आप 3D ज्योमेट्री के ऊपर, ग्राफिक्स सिमुलेशन के ऊपर काम करते हैं, उस वक्त, या गेम 3D गेम बना रहे हैं आप, उस वक्त बहुत ज्यादा गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट में भला कौन ये करेगा। हालांकि अगर आप में से 50 से 100 लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई 3D गेम जावास्क्रिप्ट में बनाओ, सो आई प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में हम लोग 3D गेम बनाएंगे, यानी वेब के ऊपर वो गेम चलेगा, 3D पे चलेगा, बना हुआ रहेगा जावास्क्रिप्ट पे। ऑफ कोर्स लाइब्रेरी इस्तेमाल करके, उसके लिए फिर लाइब्रेरी का ट्यूटोरियल भी मैं बनाऊंगा, बट अगर 50-100 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी, क्योंकि उसके लिए फिर अलग से कोर्स डिजाइन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, अलग लाइब्रेरी का बहुत सब रिक्विजिट्स आएगा, वो एक टोटली अलग सीरीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप ये सीख लेंगे कि जावास्क्रिप्ट में गेम कैसे बनाते हैं, यानी वेब बेस्ड गेम बनाना आपको आ जाएगा, जो कि अलग डोमेन है, यानी वो एक पूरा अलग डोमेन है ना, डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग डोमेन है। आपको गेमिंग बेसिक्स वगैरह भी मैं सिखाऊंगा, बट ये फ्यूचर का गोल है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग अपने क्रैश कोर्स की तरफ आते हैं, उसको खत्म भी करना है। तो टू स्ट्रिंग एंड एरे कंपैरिजन, तो आपने मल्टी डिमेंशनल एरे, सिंगल डिमेंशनल एरे, 3D एरे भी समझ लिया, और न्यू एरे तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग टू स्ट्रिंग समझते हैं, क्या मतलब इसका टू स्ट्रिंग का, आइए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल देख के ही समझेंगे। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि टू स्ट्रिंग, ठीक है, और एंड नॉट यहाँ से इस तरीके से, एंड एरे कंपेयर, COMPARISION कंपेरिजन, ठीक है, कंपेरिजन, एरे कंपेरिजन। आइए देखते हैं ये टू स्ट्रिंग किस बला का नाम है और एरे कंपैरिजन क्या होता है। सबसे पहले मैं बोलूंगा लेट ARR, और इससे एक एरे क्रिएट करूंगा, 1 2 और 3, एक एरे बना दिया हमने, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा बात भाई, यहाँ पर मैं ARR को कंसोल करूंगा, राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा 1 2 3। आप बोलेंगे ये कौन सा कमाल किया, कोई भी कमाल नहीं किया, लेकिन समझाना मकसद ये है कि यहाँ पर अगर गौर फरमाएंगे तो ये अंदर में नंबर है, कलर आपको दिख रहा है ना, नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, कंसोल करूं दोबारा से, और इसके बाद मैं बोलूं STRING स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं ARR पास कर दूं, तो अब आप देखेंगे ये 1 2 3 जो आ रहा है, ये स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आप ये काम कर देते हैं और फिर आप इस तरीके से चेक करते हैं ना कि 1 2 3, तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल ट्रू मिलेगा। यानी आसान शब्दों में एरे को आप, अगर एरे में नंबर है, आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही सिंपल है। अच्छा, एक यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने बोला इस तरीके से एम्प्टी ब्रैकेट दिया और प्लस किया, अब देखिए क्या बना, 1 बना, यानी एम्प्टी एरे +1। अब बोलेगे हाँ ठीक है, लेकिन अब गौर आपने नहीं फरमाया,
गौर फरमाएंगे जरा। अब आप देखिए क्या बना, 11 बन गया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग कंसिडर किया जा रहा है इसलिए 11 बन गया। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँ 1 और -2 तो आप देखेंगे ये 1 2 इस तरीके से, यानी ये पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, नंबर रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे एरे डू नॉट हैव सिंबल टू प्रिमिटिव, एरे में कोई सिंबल टू प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट में था ना किस तरीके से कन्वर्ट होता है, नीदर अ वेरिएबल ऑफ वैल्यू ऑफ, ना वैल्यू ऑफ इसके पास से, नीदर दे इम्प्लीमेंट ऐसा कुछ। इसके पास सिर्फ एक चीज है, टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, जो हमने यहाँ पे लिखा है टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। क्या मतलब? सो हियर स्क्वायर ब्रैकेट बिकम एन एम्प्टी स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बन जाता है? एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसके अंदर अगर आप 1 डाल देते हैं तो ये स्ट्रिंग में 1 बन जाता है, इसमें 1 2 डालेंगे तो स्ट्रिंग का 1 2 बन जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या दिख रहा है? सब कुछ स्ट्रिंग में आ रहा है। अगर आप एरे बना के ऐसे डिक्लेयर करते हैं फिर अलग बात है। दूसरा हमने ये कहा डोंट कंपेयर विद एरे इक्वल टू क्यों? एरे इन जावास्क्रिप्ट अनलाइक सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुडंट बी कंपेयर्ड विद ऑपरेटर इक्वल टू क्यों? द ऑपरेटर हैज नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एरे। आपको पता है एक्चुअली में तो एरे एक ऑब्जेक्ट होता है ना, स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इक्वल टू जो है वो ऑपरेटर एरे को कोई स्पेशल ट्रीट नहीं करता। इट वर्क विद सेम एज विद एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है वैसे ही एरे के साथ भी काम करेगा। ठीक है, तो ये कोई अलग नहीं है कि आप सोचेंगे एरे क्योंकि एक अलग किस्म का ऑब्जेक्ट है तो इक्वल टू अलग काम करेगा, नहीं काम करेगा वो। ठीक है, लेट्स रिकॉल द रूल। जरा रूल को रिकॉल कर लेते हैं। रूल क्या है? यहाँ पर 3 रूल लिखा हुआ है। पहला, टू ऑब्जेक्ट आर इक्वल ओनली इफ दे आर रेफरेंस टू द सेम ऑब्जेक्ट। ये बात हमने देखा हुआ था कि 2 ऑब्जेक्ट बराबर है अगर मेमोरी में वो दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा हुआ था। और एरे के लिए भी सेम है। इफ वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ इतना इज एन ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज प्रिमिटिव देन द ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्ट टू प्रिमिटिव। अगर एक आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट है और दूसरा आर्ग्यूमेंट प्रिमिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव में कन्वर्ट होता है, जो हमने डिटेल में समझा था ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कन्वर्जन में, एज एक्सप्लेन इन द चैप्टर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कन्वर्जन में। ठीक है, और क्या क्या सिनारियो में वो कन्वर्ट होता है हमने देखा था डिटेल में, विद एन एक्सेप्शन ऑफ नल एंड अनडिफाइंड दैट इक्वल टू ईच अदर एंड नथिंग एल्स। और हमने साथ साथ ये भी देखा था कि एक्सेप्शन ये है कि नल और अनडिफाइंड में ऐसा कोई चीज नहीं होता है और वो इक्वल टू के इक्वल होता है, उसमें कुछ भी नहीं है। यानी नल और अनडिफाइंड का कोई मेथड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं है, बस एक स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप है। द स्ट्रिक्ट कंपैरिजन इवन सिंपलर एज इट डजंट कन्वर्ट टाइप। और स्ट्रिक्ट कन्वर्जन हमने ऑलरेडी बताया था कि स्ट्रिक्ट कन्वर्जन में ट्रिपल इक्वल टू लगता है और लूज कन्वर्जन में डबल इक्वल टू। तो स्ट्रिक्ट कन्वर्जन ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें टाइप कभी कन्वर्ट नहीं करता, टाइप वो चेक कर लेता है। सो इफ वी कंपेयर एरे विथ इक्वल टू दे आर नेवर सेम अनलेस वी कंपेयर टू वेरिएबल्स सेम एग्जैक्ट रेफरेंस एरे, जिसका एग्जांपल आपने देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर मैं इस तरीके से इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दूं ना तो मैं आपको एग्जांपल दिखा पाऊंगा। यहाँ जाता हूं मैं और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, तब देखिए एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी, इस पे भी फॉल्स आएगा। 0 इज इक्वल टू 0, इस पे भी फॉल्स आएगा। तब देखिए पहला भी फॉल्स आया, दूसरा भी फॉल्स आया। लेकिन आपको पता है एम्प्टी फॉल्सी वैल्यू होता है और 0 फॉल्सी वैल्यू होता है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, दोबारा से मैं अलर्ट ही करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि इससे पहले भी अलर्ट में हमने देखा था ना, मैं बोलूंगा 0 बराबर है क्या एम्प्टी एरे का, तो ये हो जाएगा ट्रू। आप देख लीजिए क्यों, क्योंकि एम्प्टी एरे भी फॉल्स स्टेट होता है, 0 भी फॉल्स स्टेट होता है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ कि क्या स्ट्रिंग का 0 और एम्प्टी एरे बराबर है, तो आप देखिए ये भी फॉल्स, ये फॉल्स आया, ट्रू नहीं आया। अब यहाँ पर आप ये सोच लोगे कि भाई ये ब्रैकेट उड़ जाना चाहिए था, यानी ये 0 उड़ के ऐसा बन जाना चाहिए था और हमें ट्रू आंसर मिलना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपने इस तरीके से दिया है, यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस 0 को उड़ा के ऐसे बना देगा। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे ट्रू और आप जब स्पेस डाल देंगे तो फॉल्स। तो बेसिकली यहाँ पर यही हो रहा है, जब आप 0 लिख देते हैं यहाँ पर तो एग्जैक्टली वही काम हो रहा है जो हमने अभी आपको दिखाया सिम्युलेट करके, इज लाइक दिस। यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को इंजेक्ट कर दे रहा है वो, इसको सिम्युलेट करने के लिए, जो कि गड़बड़ हो जा रहा है। अब एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रू होता है, एम्प्टी ब्रैकेट फॉल्स होता है। हाँ, अगर मैं बल्कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है बाय द वे। अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर ये भी एम्प्टी 0 है, ये भी एम्प्टी 0 है और हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक स्पेस दे दूं लेट्स से, तो ये स्पेस खुद से आप देखिए प्रीटियर ने खुद से बंद कर दिया, दैट इज डिफरेंट, बट यू नो द पॉइंट कि यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोड में आपको ये मिल जाए। और इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं जिससे आपको और मजीद क्लैरिटी हो, मैंने बोला क्या 0 बराबर है एम्प्टी स्ट्रिंग का, तो जैसे मैंने किया तो आप देखिए ट्रू। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू है, 0 फॉल्सी वैल्यू है, तो फॉल्स फॉल्स यस ट्रू होता है, फॉल्स 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 ही हुआ ना, ट्रू है। ठीक है, लेकिन हमने अगर इसको इस तरीके से किया, ये z कहां से आ गया, हमने इसको इस तरीके से किया और अब आप जरा गौर करिए, हमने यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में 0 कर दिया और यहाँ पर एम्प्टी रखा। अब आप बताइए क्या होगा आंसर। तो अगर आपने ट्रू बोला तो अब गलत है, ये फॉल्स होगा। आप कैसे बोलेंगे फॉल्स होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है ना, तो अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो ट्रू ट्रीट होता है, वो ट्रूथी वैल्यू बन जाता है। स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो ट्रूथी बन जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर 0 था, ये फॉल्सी है, ये ट्रूथी है और ये दोनों ही जगह फॉल्स है, तो इस वजह से फॉल्स ट्रू इज नॉट ट्रू, फॉल्स है। ठीक है,
यानी इक्वल नहीं है ये दोनों, ये भी 0 के बराबर था यानी फॉल्स था और ये भी फॉल्स था तो इक्वल था, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। ये हमने टाइप कन्वर्जन वाले में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर बताया हुआ है इसके बारे में भी। सो हाउ टू कंपेयर दिस, दैट्स सिंपल, डोंट यूज ये वाला ऑपरेटर, इंस्टेड कंपेयर देम आइटम बाय आइटम इन लूप और यूजिंग आइट्रेशन मेथड, एग्जांपल इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद हमारा आइट्रेशन के ऊपर ही हम लोग का डिटेल है कि किस तरीके से आप आइट्रेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेवर यूज दिस वन या फिर दिस वन एरे को कंपेयर करने के लिए, कभी भी इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल मत करिए एरे को कंपेयर करने के लिए, चाहे वो डबल इक्वल टू हो या ट्रिपल इक्वल टू हो, यानी स्ट्रिक्ट इक्वालिटी हो या लूज इक्वालिटी हो। दे विल ओनली रिटर्न ट्रू इफ दे रेफरेंस द सेम एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। अगर वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं यानी मेमोरी में सेम है, एक ही लोकेशन पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही ट्रू आएगा। ठीक है, समरी, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे। अब जो पूरा जावास्क्रिप्ट का एरे हमने यहाँ से पढ़ा ना, इसका समरी देख लेते हैं कि भैया क्या है बेसिकली। तो हमने देखा एरे स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक स्पेशल तरीके का ऑब्जेक्ट है सूटेड टू स्ट्रॉन्ग एंड मैनेज ऑर्डर डेटा आइटम। ऑर्डर डेटा आइटम को मैनेज करने के लिए इसको बनाया गया है। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं आपको ऐसे ही पता है, स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हैं। टू कॉल न्यू एरे क्रिएट्स एरे विद एन गिवन लेंथ बट विदाउट आइटम। अगर आप न्यू एरे इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ पर कुछ नंबर लिखते हैं तो उतना आइटम लेंथ का एरे क्रिएट हो जाता है विदाउट कोई आइटम का, यानी एम्प्टी आइटम का। लेंथ प्रॉपर्टी इज एन एरे लेंथ और टू बी प्रिसाइज द लास्ट न्यूमेरिक इंडेक्स प्लस 1 इट इज ऑटो एडजस्ट बाय एरे मेथड। एरे मेथड के साथ ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है, यानी एरे जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा लेंथ प्रॉपर्टी खुद से काम करेगा। इफ यू शॉर्टन लेंथ मैनुअली द एरे इज प्रॉम्प्टेड, यानी अगर आप खुद से लेंथ प्रॉपर्टी को छेड़ेंगे जो कि कभी रिकमेंड नहीं है तो एरे कट जाएगा, यानी लेंथ प्रॉपर्टी जैसे आप छेड़ेंगे तो एरे का ऑब्जेक्ट मिस हो जाएगा, आउट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। गेटिंग एलिमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, वी कैन गेट एलिमेंट बाय इंडेक्स, जैसे कि इस तरीके से, आपको ऑलरेडी मालूम है। वी कैन ऑल्सो यूज ऐड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथड दैट अलाउ नेगेटिव इंडेक्स। ऐड में आप इजिली नेगेटिव इंडेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ i it step back from the end of an array, और एग्जैक्ट सेम इस्तेमाल करता है ये फॉर्मूला कि if i is greater than equal to 0 the word same as a is equal to i। ठीक है, यानी इस कंपैरिजन के बराबर ये काम करता है। यानी एट कहाँ चला गया ये। we can use an array as the queue with the following operation, यानी हम लोग इससे स्टैक और क्यू, जिसको डिक्यू बोल देते हैं, ये दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पुश आइटम कर सकते हैं एंड में, रिमूव आइटम कर सकते हैं एंड में, शिफ्ट आइटम कर सकते हैं यानी रिमूव आइटम कर सकते हैं स्टार्टिंग से, और अनशिफ्ट का मतलब ऐड कर सकते हैं आइटम को स्टार्टिंग में। टू लूप ओवर द एलिमेंट ऑफ एन एरे, आपने देखा हमने 3 किस्म का लूप पढ़ा, एक फॉर लूप, एक फॉर ऑफ लूप जो कि मॉडर्न सिंटेक्स है, फॉर आइटम ओनली, सिर्फ आइटम को पाने के लिए, इंडेक्स के साथ काम करने के लिए नहीं है, इसमें इंडेक्स आइटम दोनों के पास आपका एक्सेस होता है। और एक होता है फॉर इन लूप जो कि ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्टिमाइज है, एरे में इसको कभी इस्तेमाल मत करना। कंपेयर एरे, डोंट यूज इक्वल टू ऑपरेटर। कभी भी आप एरे कंपेयर करेंगे तो स्ट्रिक्ट इक्वल टू हो या लूज इक्वल टू हो, यानी लूज इक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी दोनों में से कुछ इस्तेमाल मत करना। एज वेल एज ग्रेटर देन और लेस देन ये सब इस्तेमाल मत करना। एज दे हैव नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एरे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और एरे में दोनों में सेम काम करेगा, एरे के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। दे हैंडल आइटम एज एनी ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉट व्हाट वी वांट यूजुअली, क्योंकि यूजुअली हम लोग जब एरे के साथ काम करते हैं ना, हमारा जहन में ये नहीं होता कि की के तरह एक्सेस हो या ऑब्जेक्ट की तरह एक्सेस हो, हमारा जहन में होता है ऑर्डर चल रहा है, इंडेक्स चल रहा है। लेकिन बिहाइंड द सीन ये ऑपरेटर्स ये सोच के नहीं काम करते, वो की ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यू कैन यूज लूप टू कंपेयर एरे आइटम, यानी आप फॉर ऑफ लूप इस्तेमाल कर सकते हैं एरे आइटम को कंपेयर करने के लिए। एंड वी विल कंटिन्यू विद एरे एंड स्टडी मोर मेथड्स टू ऐड, रिमूव, एक्सट्रैक्ट एलिमेंट एंड सॉर्ट एरे इन द नेक्स्ट चैप्टर, एरे मेथड्स। इसके बाद हम लोग एरे मेथड्स के ऊपर डिटेल क्रैश कोर्स करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्रैश कोर्स आएगा वो एरे मेथड्स के ऊपर ही आएगा, जिसमें एरे के हम लोग बहुत से मेथड्स देखेंगे, उसको सॉर्ट कैसे करते हैं और किन किन तरीके से एरे को इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग वहां कवर करेंगे। सो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू जावास्क्रिप्ट एरे। कीप प्रैक्टिसिंग एंड एक्सप्लोरिंग दिस कॉन्सेप्ट टू बिकम अ जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्रैश कोर्स, अ डिटेल क्रैश कोर्स जो कि एरे के ऊपर इन डिटेल था, और जो नेक्स्ट क्रैश कोर्स आएगा वो एरे मेथड्स के ऊपर इन डिटेल आएगा। तो अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अगर नहीं किया बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और इस वीडियो को शेयर करना, साथ साथ अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और अच्छे से आपके लिए क्रैश कोर्स बनाता रहूं।